गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर ऑनलाइन केमिस्ट्री क्लासेस गुरुजी 4.0। आज हम केमिस्ट्री के पीवाईक्यू करने वाले हैं जो कि आपकी एग्जाम के लिए बहुत बेनिफिशियल होंगे। तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पीवाईक्यू 2021 के। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से आयनिक ठोस है यानी कि आयनिक सॉलिड अमोंग द फॉलोइंग इज, ये रिड्यूस्ड कोर्स में से है तो ये अपने को नहीं करना है। इससे नेक्स्ट वाला है, द पेयर ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन एग्जिबिटिंग नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। ये कहना चाह रहा है कि इनमें से ऐसा कौन सा पेयर है जो कि राउल्ट्स लॉ से नेगेटिव डेविएशन शो करने वाला नॉन आइडियल सॉल्यूशन है। अब वापस से आप मार्किंग कर लीजिए कि ऐसा नॉन आइडियल सॉल्यूशन अपने को बताना है जो कि राउल्ट्स लॉ से कौन सा डेविएशन शो कर रहा है, नेगेटिव डेविएशन। ठीक है, मेथेनॉल प्लस वाटर, एसीटोन प्लस इथेनॉल, मेथेनॉल प्लस कार्बन टेट्राक्लोराइड, वाटर प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये अपना आंसर रहेगा वाटर प्लस HCl। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि देखो, राउल्ट लॉ से नेगेटिव डेविएशन शो करने वाला जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन होता है उसमें क्या होगा, जो दो कंपोनेंट्स है उनके बीच का जो अट्रैक्शन होगा वो ज्यादा हो जाएगा प्योर फॉर्म की तुलना में। किससे? प्योर फॉर्म की तुलना में। तो यहाँ वाटर और HCl के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने के कारण क्या होता है कि यहाँ पे AB अट्रैक्शन ज्यादा हो जाता है। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या रहेगा, वाटर प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, इसके बाद में है कि द यूनिट ऑफ स्पेसिफिक कंडक्टेंस इज। तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस को हम किससे डिनोट करते हैं? कप्पा से, और कप्पा इक्वल्स टू होता है 1/रो। ठीक है, और रो अपने को पता है R इक्वल्स टू L अपॉन में A होता है, और R इक्वल्स टू क्या हो जाता है, रो L अपॉन में A। यहाँ अगर आप रो की वैल्यू निकालोगे, यहाँ अगर आपको किसकी वैल्यू निकालनी है बेटा, रो की वैल्यू निकालनी है, तो आपका यहाँ पे आंसर क्या होगा, RA अपॉन में L हो जाएगा। ठीक है, एक सेकेंड, अपन इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके कर लेते हैं। रो L इक्वल्स टू क्या है, RA। तो रो इक्वल्स टू RA अपॉन में L। R क्या है, एक सेकेंड ये गलत हो रहा है, ये होगा, ठीक है, R इक्वल्स टू रो L अपॉन में A है। यहां अपने को रो L इक्वल्स टू क्या हुआ, भैया एक बार करो ये। ठीक है, तो देखिए ये होता है R प्रोपोर्शनल L अपॉन में A। तो R इक्वल्स टू रो L अपॉन में A है, तो रो इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा, RA अपॉन में L। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए रो इक्वल्स टू RA अपॉन में L है। R अपना ओम है, A अपना क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, और L क्या है, लेंथ है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप इस रो की वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे तो कप्पा की जो क्या आएगी, कप्पा की जो वैल्यू आएगी आपकी वो आ जाएगी सीमेन मीटर इनवर्स, जो कि SI यूनिट है। जो कि कौन सी यूनिट है बेटा, SI यूनिट है। आपको ये चीज ध्यान रखनी है, यानी कि रो की वैल्यू को आपको पुट करना होगा 1 में रो। तो ठीक है, 1 में रो आप पुट करेंगे तो RA अपॉन में क्या हो जाएगा, L। कप्पा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा, ये अगर मैं सेंटीमीटर में लिखती हूँ एक बार, और ये अपना क्या है ओम, और ये है अपना सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो कप्पा इक्वल्स टू क्या आता है बेटा, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। लेकिन मैं इसको ऐसा यूनिट में लिखूंगी तो ये हो जाएगा सीमेन, और ये आ जाएगा आपका मीटर इनवर्स। ठीक है, तो ये अपनी यूनिट हो जाएगी सीमेन मीटर इनवर्स। ठीक है, इसके बाद में है कि आपकी यूनिट बतानी है किसकी, द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। सेकंड ऑर्डर रिएक्शन की आपको क्या बतानी है, रेट कांस्टेंट की यूनिट बतानी है। तो बेटा जी रेट कांस्टेंट की यूनिट होती है मोल अपॉन में लीटर, मोल अपॉन में लीटर की पावर 1 - n टाइम इनवर्स। ठीक है, ये आपके रेट कांस्टेंट की यूनिट निकालने का फॉर्मूला होता है। अब आपको यहां पे क्या करना है, मोल, ठीक है, लीटर 1 - n की जगह आपको सेकंड ऑर्डर लिखना है, तो 1 - 2, और टाइम की जगह मैं यहाँ सेकंड इनवर्स कर रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा K,
यहाँ आएगा आपका मोल इनवर्स और ये आ जाएगा लीटर और सेकंड इनवर्स। ठीक है, तो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो आपका रेट कांस्टेंट है उसकी यूनिट क्या होगी, मोल इनवर्स लीटर सेकंड इनवर्स। तो आपको ये फॉर्मूला ध्यान में रखना है। ठीक है, इसके बाद में है, ये अपने कोर्स में नहीं है। इसके बाद में देखिए, हालांकि ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का है और आप सबको पता है कि पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम आपका क्या होगा, फ्लोरीन होता है। और सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन जो आपकी गेन एंथैल्पी होती है वो क्लोरीन की होती है। तो यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पूछ रहे हैं तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एफ की होती है, यानी कि फ्लोरीन एटम की होती है। ठीक है, उसके बाद में है, इनमें से कौन सा डायामैग्नेटिक आयन है। तो डायामैग्नेटिक आयन है तो सबसे पहले हम इनका क्या लिखेंगे, कॉन्फ़िगरेशन। Mn2 प्लस का कॉन्फ़िगरेशन होता है D5, यानी कि यहाँ पे d ऑर्बिटल में 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे। तो इसका तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा वो 5.9 के अराउंड होगा। ठीक है, Cu प्लस है तो इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है D10। क्या होता है, D10। इट मीन्स यहाँ पे सारे के सारे 10 के 10 इलेक्ट्रॉन कौन सी फॉर्म में होंगे, पेयर्ड फॉर्म में होंगे। कौन सी फॉर्म में होंगे, पेयर्ड फॉर्म में होंगे। इट मीन्स यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, जीरो होंगे। और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जीरो होने के कारण इसका ये कैसी नेचर का होगा, ये डायामैग्नेटिक नेचर का होगा। ठीक है, तो यहाँ n इक्वल्स टू क्या है, जीरो है। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ जीरो होने के कारण ये आपका क्या हो गया, डायामैग्नेटिक नेचर का हो गया, Cu प्लस। ठीक है, इसके बाद में है K3FeC2O4 होल थ्राइस। इसमें आपको Fe की क्या बतानी है, ऑक्सीडेशन स्टेट बतानी है। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट बताने के लिए देखिए आपका फॉर्मूला क्या गिवन है, K3FeC2O4 होल थ्राइस। ठीक है, आपको बताना है यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे ये देखो, जो बड़े ब्रैकेट के बाहर होता है वो आपका काउंटर आयन होता है और बड़े ब्रैकेट के अंदर जो स्पीसीज होती है वो आपकी कोऑर्डिनेशन स्फीयर होती है। आपको क्या करना है, आपको Fe की क्या निकालनी है, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है। आप सबको पता है बेटा, पोटेशियम आपका ग्रुप फर्स्ट का मेंबर है और ग्रुप फर्स्ट के मेंबर्स का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो ऑलवेज +1 होता है। यहाँ पोटेशियम 3 है तो यहाँ पे आपको +3 रखना है। जिसका भी ऑक्सीडेशन स्टेट आपको निकालना है उसको आप X मान लीजिए। ठीक है, C2O4 आपका ऑक्सिलेटो आयन है जिसके ऊपर चार्ज होता है -2। कितना चार्ज होता है, -2। और कितने हैं यहाँ पे, ये 3 लिगेंड ऐसे दिए गए हैं। इसका मतलब यहाँ पे हमें कितना काउंट करना होगा, एक ऑक्सिलेट आयन का चार्ज -2 तो 3 ऑक्सिलेट आयन का चार्ज काउंट करना पड़ेगा अपने को -6। ठीक है, और इक्वल्स टू हमें क्या रखना है, 0 रखना है। तो यहाँ पे आपके X का जो वैल्यू है, X की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो आ जाएगी कितनी, +3। यानी कि यहाँ पे हमारे आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +3 है। तो आंसर क्या हो जाएगा, +3 आ जाएगा। ठीक है, आंसर यहाँ है अपना +3। उसके बाद में है क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन में जो हेलो एटम है जो कि किससे जुड़ा हुआ है, बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ है। और ये आपका क्लोरोबेंजीन है। ये पूछना चाह रहा है कि ये क्लोरोबेंजीन है। इस क्लोरोबेंजीन में जो हमारा क्लोरो एटम है जिस कार्बन से जुड़ा है उस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, हमारा क्वेश्चन ये पूछ रहा है। तो बेटा आप सबको पता है कि ये बेंजीन के जितने भी कार्बन हैं उन सब का जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो sp2 होता है। तो आप बिल्कुल आंसर देंगे कि क्लोरोबेंजीन में जो क्लोरो एटम है बेंजीन रिंग के जिस कार्बन से अटैच्ड रहता है उस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होता है, sp2 होता है। तो यहाँ पे आंसर रहेगा आपका sp2। ठीक है, इसके बाद में है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। यानी कि इनमें से ऐसा कौन सा कंपाउंड है जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करता है। बेटा एक तो आप याद रखना, एल्कीन्स की प्रॉपर्टी होती है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को शो करने की। और आप सबको पता है कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में 2 टाइप्स के आइसोमर होते हैं, एक सिस और एक
ट्रांस, ठीक है। सिस आइसोमर में तो क्या होता है, सिस आइसोमर में तो जो दो सिमिलर ग्रुप हैं, दो सिमिलर ग्रुप हैं वो एक दूसरे के क्या होते हैं, एडजेसेंट होते हैं, ठीक है। और ट्रांस आइसोमर में क्या होता है कि दो सिमिलर ग्रुप हैं वो एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, किस में होते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। तो यहाँ पे देखिए ऐसी प्रॉपर्टी किस में पाई जाएगी, एक बार 2 मिथाइल प्रोपीन को अपन बना के देखते हैं। 2 मिथाइल प्रोपीन, 2 मिथाइल प्रोपीन ये इस तरीके से बना। तो यहाँ पे तो क्या है कि ये पॉसिबल नहीं है ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनाने का, क्यों, क्योंकि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से जो कार्बन जुड़े हुए हैं उनमें क्या है कि यहाँ पे एक ही कार्बन पर दो सिमिलर ग्रुप अपने को यहाँ मिल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। आप देखिए यहाँ ब्यूट 2 इनको बना के देखते हैं एक बार, तो सी 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 और सी, यहाँ डबल बॉन्ड अपन बना रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ आपका ब्यूट 2 इन ये CH2, ठीक है। और यहाँ पे आपका आएगा ब्यूट 2, एक सेकेंड, ब्यूट 2 इन ये अपन ने बना लिया CH3 और यहाँ डबल बॉन्ड और यहाँ आ जाएगा अपना HH। अब इसको अपन अरेंज करके देखते हैं, C डबल बॉन्ड C और यहाँ H और यहाँ मैंने H लगा दिया और इधर CH3 और इधर CH3। आप देखिए कि जो डबल बॉन्डेड कार्बन एटम है उसमें दोनों सिमिलर ग्रुप एक दूसरे की ट्रांस पोजीशन पे आ रहे हैं, अपोजिशन में आ रहे हैं, तो ये ट्रांस आइसोमर हो गया। अगर मैं इसको कुछ ऐसे लिख दूं, C डबल बॉन्ड C H और इसका H यहाँ CH3 और यहाँ पे CH3, तो आप देखेंगे कि दो सिमिलर ग्रुप एक दूसरे की एडजेसेंट पोजीशन पे आ रहे हैं, तो ये कौन सा आइसोमर बना रहा है, ये बना रहा है सिस आइसोमर। इसका मतलब यहाँ हमारा आंसर क्या होगा, ब्यूट 2 इन, जो कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को क्या करेगा, शो करेगा। इसके बाद में देखिए ये अपने आउट ऑफ सिलेबस में है। और हाँ, गैडोलिनियम, ये अपना गैडोलिनियम क्या है, एक लेंथेनाइड एलिमेंट है, ठीक है। गैडोलिनियम एक लेंथेनाइड एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर कितना दे रहा है भाई, 64 दे रहा है। आप सबको पता है कि जो लेंथेनाइड सीरीज है वो 57 से लेकर के 71 तक है, ठीक है। तो आपको देखना है कि 57 से पहले कौन सी इनर्ट गैस आती है, जीनोन। जीनोन का होता है आपका 54 एटॉमिक नंबर। उसके बाद में आपकी कौन सा सबसेल आएगा, 4F आएगा, फिर 5D आएगा और फिर आएगा आपका 6S। आप सबको पता है कि सबसे आउटर मोस्ट यहाँ पे आपका 6S है, तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन फिल हो जाएंगे। तो 54 और 2 कितने हो गए, 56 हो गए, ठीक है। कितने हो गए, 56, और है अपना कितना 64, यानी कि अपने पास अब 8 इलेक्ट्रॉन और बचे हैं। अब सुनिए, अगर मैं 4F8 और 5D0 फिल करती हूं, तो यहाँ आप सबको मेरा बताया हुआ है बेटा कि 4F और 5D के बीच में एनर्जी गैप कम होने के कारण जो F और D के इलेक्ट्रॉन है आपस में एक्सचेंज होते रहते हैं। तो एक्सचेंज की प्रॉपर्टी होने के कारण यहाँ ये कॉन्फ़िगरेशन नहीं होगा। क्यों, क्योंकि अगर ये अपना एक इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज कर दे, 4F का एक इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज होकर के कहाँ चला जाए, 5D में चला जाए, तो आपको एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन मिलता है। इसका मतलब ये है कि जो गैडोलिनियम है 64 पर है, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा, जीनोन 4F7 5D1 6S2। क्यों, क्योंकि आपको यहाँ पे हाफ फिल्ड स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा, और ये आपको याद रख लेना है। देखो कॉपर क्रोमियम, गैडोलिनियम, कुछ ऐसे एक्सेप्शंस हैं जिनको आपको रिमाइंड करना है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन ही एग्जाम में देखने को मिलते हैं। चलो ठीक है। इसके बाद में ये पूछ रहा है, राइट IUPAC नेम ऑफ डाई इथाइल ईथर। डाई इथाइल ईथर, तो सबसे पहले तो आपको डाई इथाइल ईथर लिखना आना चाहिए। डाई इथाइल ईथर कॉमन नेम है, ईथर का क्या है, कॉमन नेम है। अब सुनो, डाई इथाइल यानी कि दोनों तरफ, ऑक्सीजन के दोनों तरफ कौन सा ग्रुप आ रहा है बेटा, C2H5 ग्रुप आ रहा है, ये आपका डाई इथाइल
ये डाई, भाई क्योंकि दो सिमिलर ग्रुप आ रहे हैं तो डाई लगा दिया, इथाइल ग्रुप आ रहा है तो इथाइल लगा दिया, और ऑक्सीजन के लिए हम ईथर वर्ड यूज कर रहे हैं तो इसका नाम है डाई इथाइल ईथर। इसका आपसे पूछ रहा है आईयूपीएसी नेम, तो बेटा आईयूपीएसी नेम के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था एल्कोक्सी एल्केन। मैंने क्या नाम बताया था? एल्कोक्सी एल्केन बताया था। मैंने कहा था एल्कोक्सी में आपको वो ग्रुप रखना है जिसमें कार्बन कम है, और एल्केन में आपको वो ग्रुप रखना है जिसमें कार्बन ज्यादा है। लेकिन यहाँ तो क्या है, यहाँ तो दोनों ही ग्रुप क्या है, सिमिलर है। तो यहाँ आपको कोई सा भी एक एल्कोक्सी के लिए ले लो और एक एल्केन के लिए ले लो, तो इसका नाम हो जाएगा एथोक्सी एथेन। एथोक्सी एथेन इसका आईयूपीएसी नेम हो जाएगा। याद रखना है आपको एल्कोक्सी एल्केन, ठीक है। और आपको मैंने बता ही दिया कि एल्कोक्सी में आपको कौन सा एल्काइल ग्रुप रखना है जिसमें कार्बन कम होते हैं, लेकिन यहाँ पे तो ऐसा कोई चांस दिया नहीं क्योंकि दोनों साइड में ही क्या है, एल्काइल ग्रुप सेम है, ठीक है। इसके बाद में देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सेमी कार्बेजाइड, फॉर्मूला ऑफ सेमी कार्बेजाइड। बेटा सेमी कार्बेजाइड का फॉर्मेशन हाइड्रोजन और यूरिया के थ्रू होता है, ठीक है। तो आपको सेमी कार्बेजाइड का क्या लिखना है, आपको सेमी कार्बेजाइड का फॉर्मूला लिखना है, तो आप NH2NHCONH2, ये आपके सेमी कार्बेजाइड का क्या है, फॉर्मूला है। याद कैसे रखेंगे, आपको याद कैसे रखना है सेमी कार्बेजाइड का फॉर्मूला? आपको यूरिया का फॉर्मूला याद है NH2CONH2, ठीक है, ये आपका यूरिया है। इस यूरिया के एक हाइड्रोजन एटम का रिप्लेस कर दोगे आप किससे, NH2 ग्रुप से, तो क्या बन जाएगा, सेमी कार्बेजाइड बन जाएगा। सॉरी, ठीक है। अब उसके बाद में देखो राइट केमिकल इक्वेशन ऑफ कार्बिल एमीन रिएक्शन, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कार्बिल एमीन रिएक्शन, ठीक है। इसमें क्या है, ये प्राइमरी एमीन के टेस्ट की रिएक्शन है, जिससे कि आप फॉल स्मेल से पता लगा सकते हैं कि यहाँ पे प्राइमरी अमीन है। इसमें आपको पता होना चाहिए एल्किल आइसोसाइनाइड बनता है। कैसे याद रखेंगे, देखिए 1 डिग्री अमीन आपने ली है और उसकी रिएक्शन आपको करवानी है क्लोरोफॉर्म से। किससे करवानी है, क्लोरोफॉर्म से, ठीक है। साथ में आपको क्या लेना है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड, लेकिन जनरली अपन क्या लेते हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ही लेते हैं। जब ये आपस में रिएक्ट करते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ बनेगा आपका एल्किल आइसोसाइनाइड, एल्किल आइसोसाइनाइड बनेगा। साथ में कितने पोटेशियम है, 3, कितने Cl है, 3, तो +3 KCl, ठीक है, और +3H2O। ये आपकी कौन सी रिएक्शन है, कार्बिल अमाइन रिएक्शन है। आपको अच्छे से याद रखनी है कि 1 डिग्री अमीन के टेस्ट के लिए ये रिएक्शन यूज होती है। तो आपको 1 डिग्री अमीन की रिएक्शन क्लोरोफॉर्म और आपको पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ उसकी रिएक्शन करवानी है। तो क्या अपने को मिलता है यहाँ पे, एल्काइल आइसोसाइनाइड, एल्काइल आइसोसाइनाइड यहाँ पे हमें मिल जाएगा। तो ये है आपकी कार्बिल अमाइन रिएक्शन, ठीक है। इसके बाद देखिए ड्रॉ ए डायग्राम शोविंग प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट इन द लेटर बी ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। सिमेट्री शो करने के लिए देखो अल्फाबेट में जैसे कि मैंने ए लिया, अगर मैं इसको वर्टिकली इससे प्लेन पास करूं तो मुझे 2 इक्वल पार्ट मिलेंगे। मुझे क्या मिलेंगे, 2 इक्वल पार्ट मिलेंगे, जो कि इसमें सिमेट्री को शो कर रहा है। अब ये अपने को अल्फाबेट बी के लिए पूछ रहा है, तो मैं इसमें से एक हॉरिजॉन्टल प्लेन पास करवा दूं तो मुझे क्या मिलेगा, बी में सिमेट्री शो होगी। ये प्लेन एक तरीके से इसके लिए मिरर का काम कर रहा है, और यहाँ पे 2 इक्वल पार्ट इस प्लेन के दोनों साइड में आपको देखने को मिलेंगे, जो कि एक दूसरे की क्या लगते हैं, मिरर इमेज लगते हैं। तो अंग्रेजी का जो अपना अल्फाबेट बी है उसमें सिमेट्री आप इस तरीके से दिखाएंगे, ठीक है। इसके बाद में देखिए होमोजेनस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर केमिकल सब्सटेंसेस इज कॉल्ड। बहुत इजी है, यहां पे आ जाएगा आपका आंसर सॉल्यूशन, ठीक है। इसमें आपका आंसर क्या आ जाएगा, सॉल्यूशन। आप सबको पता है बेटा कि सॉल्यूशन कैसे बनता है, सॉल्यूशन बनता है, सॉल्यूशन बनेगा आपका सोल्यूट प्लस में सॉल्वेंट, ठीक है।
सोल्यूट प्लस में सॉल्वेंट है, आप सबको पता है सोल्यूट हमेशा लेस अमाउंट में होता है और आपका सॉल्वेंट लार्ज अमाउंट में होता है, ठीक है, लार्ज अमाउंट में होता है। आपको ये भी पता है बेटा कि सॉल्वेंट सॉल्वेंट ही सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट को डिसाइड करता है। अगर आपका सॉल्वेंट गैसियस स्टेट में है तो आपका सॉल्यूशन भी कैसा होगा, गैसियस ही होगा। अगर आपका सॉल्वेंट सॉलिड स्टेट में है तो आपका सॉल्यूशन कौन सी फेज में होगा, आपका सॉलिड स्टेट में होगा आपका सॉल्यूशन। ये आपको ध्यान में रखना है। ये अब यहाँ देखो इन्होंने वर्ड यूज किया है होमोजीनस, होमोजीनस वर्ड यूज किया है। होमोजीनस का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा मिक्सर जिसका केमिकल कंपोजिशन एवरीवेयर क्या हो, सेम हो, उसको हम क्या कहते हैं, होमोजीनस। यानी ठीक है, जिसका केमिकल कंपोजिशन, जिसकी प्रॉपर्टी एवरीवेयर क्या हो, सेम हो, उसको हम कहेंगे सॉल्यूशन। अब देखिए आप, मान लो मैंने वाटर में मिक्स किया सॉल्ट, कितने कंपोनेंट हो गए, 2 कंपोनेंट, तो ये अपना बाइनरी सॉल्यूशन है। कौन सा सॉल्यूशन है, बाइनरी। लेकिन अगर मैंने वाटर प्लस सॉल्ट प्लस शुगर भी मिक्स कर दिया तो अब अपने को ये कौन सा सॉल्यूशन मिल गया, टर्नरी सॉल्यूशन। कई बार ये क्वेश्चन भी देखने को मिल जाता है कि अगर सॉल्यूशन में केवल 2 कंपोनेंट्स है तो सॉल्यूशन कैसा बनेगा, और अगर 3 कंपोनेंट्स है तो सॉल्यूशन कैसा बनेगा। तो 2 कंपोनेंट होने पर बाइनरी और 3 कंपोनेंट होने पर टर्नरी सॉल्यूशन बनेगा। लेकिन मोस्टली आपको कौन सा सॉल्यूशन देखने को मिलेगा, बाइनरी सॉल्यूशन ही देखने को मिल जाएगा। ठीक है, ये बात हो गई। अब इसके बाद में देखो ये क्या कह रहा है कि फिनॉल की रिएक्शन अगर आप कार्बन टेट्राक्लोराइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से करवाते हो तो आपका जो मेन प्रोडक्ट है वो क्या होगा बेटा, ये राइमर टीमान रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन है, राइमर टीमान रिएक्शन है ये आपकी। कौन सी रिएक्शन देखने को मिल रही है बेटा आपको, राइमर टीमान रिएक्शन देखने को मिल रही है। और एक चीज आपको ध्यान रखना, राइमर टीमान रिएक्शन अपनी एनसीईआरटी में 2 टाइप की दी गई है, एक में आता है CCl4 और एक में आता है क्लोरोफॉर्म यानी कि CHCl3। अगर CCl4 है तो अपना प्रोडक्ट क्या होगा, अपना प्रोडक्ट हो जाएगा क्या बेटा, बताएंगे, देखें यहां आ जाएगा आपका सैलिसिलिक एसिड। अगर यहाँ इन्होंने क्या लिया है, CCl4 लिया है, तब तो बनेगा आपका सैलिसिलिक एसिड। लेकिन अगर इसकी जगह ये क्या ले ले, CHCl3 ले ले, तो आपका प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा आपका सैलिसिल एल्डिहाइड। क्या बन जाएगा, सैलिसिल एल्डिहाइड। दोनों ही रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, तो आपको दोनों एक दूसरे की हेल्प से याद रखनी है। क्या केवल दोनों में चेंज क्या है, CCl4 और CHCl3 का रिएक्शन कौन सी है, राइमर टीमान। ठीक है, अब उसके बाद में है जब मैलेइक एसिड को 140 डिग्री सेल्सियस पर हीट किया जाता है तो डिहाइड्रेशन से क्या बनता है, डिहाइड्रेशन से क्या बनता है। तो बेटा सबसे पहले तो आपको मैलेइक एसिड का फॉर्मूला आना चाहिए। मैलेइक एसिड का फॉर्मूला होता है C डबल बॉन्ड में C, यहाँ COOH, इधर भी आपको क्या जोड़ना है, COOH, और इस साइड में H और इस साइड में H। कौन सी फॉर्म हो गई, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर बन गया वापस से ये। और कौन सा आइसोमर बन गया, सिस आइसोमर बन गया, है ना। याद रखना बेटा, इसी का जो ट्रांस आइसोमर होगा उसका नाम होगा फ्यूमेरिक एसिड। कौन सा नाम होगा, फ्यूमेरिक एसिड होगा। और अगर ये कौन सी फॉर्म में है, ये सिस फॉर्म में है, तो ये मैलेइक एसिड होगा। अब अगर आप मैलेइक एसिड को हीट कर रहे हो कितने डिग्री सेल्सियस पर बेटा, 140 डिग्री सेल्सियस पर हीट करते हो, तो देखो बेटा यहाँ से क्या रिमूव होगा, हीट करने पर इसका डिहाइड्रेशन होगा, यानी कि यहाँ से -H2O रिमूव होगा। ठीक है, और H2O रिमूव होने के बाद में आपको मिल जाएगा यहाँ मैलेइक एनहाइड्राइड। क्या मिल जाएगा बेटा, मैलेइक एनहाइड्राइड आपको मिल जाएगा। तो आपका आंसर क्या होगा, यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, मैलेइक एनहाइड्राइड यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ आपको क्या भरना है कि ये डिहाइड्रेटेड होकर के क्या बनाएगा, मैलेइक एनहाइड्राइड यहाँ बना देगा। ठीक है, आपका आंसर क्या होगा, मैलेइक एनहाइड्राइड बना देगा। ठीक है, यहाँ भरना है आपको।
तो याद रखेंगे मैलेइक एसिड को 140 डिग्री सेल्सियस पर हीट करने पर उसका डिहाइड्रेशन होता है और क्या फॉर्म होता है, मैलेइक एनहाइड्राइड। ठीक है, इसके बाद में है ये फ्रेंकेल डिफेक्ट अपने नहीं है। उसके बाद में देखो न्यूमेरिकल आ गया है 250 ml solution is prepared by dissolving 5 gram of sodium chloride in water. Calculate the mass volume percentage of the solution. बिल्कुल सबसे पहले बेटा आपको न्यूमेरिकल करते वक्त आपको सबसे पहले गिवन लिखना है, हमें क्या क्या दिया गया है। ठीक है, तो गिवन है, गिवन में क्या क्या दिया गया है, आपको दिया गया है 5 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड, है ना, तो आपको दिया गया है यानी कि W इक्वल्स टू कितना है, 5 ग्राम है। ठीक है, उसके बाद में आपको दे रखा है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, आपको टोटली दे रखा है। आप इतना ध्यान रख लेना कि केवल वाटर का दे रखा है या फिर सॉल्यूशन का दे रखा है, तो यहाँ पे है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, क्योंकि आप सबको पता है बेटा सॉल्यूशन VA प्लस VB से मिलकर के बनता है, लेकिन यहाँ तो पूरा टोटल वॉल्यूम दे रखा है, तो मैं यहाँ लिख दूंगी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है, यहाँ पे गिवन है आपको 250 ml। ठीक है, ये बात भी हो गई। उसके बाद में आप सबको पता है बेटा परसेंटेज 100 में से निकालते हैं। ठीक है, तो आपको क्या लिखना है, अब आप लगाओगे फॉर्मूला, फॉर्मूला लगाओगे तो फॉर्मूला क्या होगा बेटा, सबसे पहले आप लिखोगे वेट ऑफ सॉल्वेंट, यानी कि वेट ऑफ सॉल्वेंट नहीं, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, आपको इस तरीके से लिख देना है। तो अब इनटू में क्या लगाओगे, 100 लगाओगे, तो अब है आपके पास 5 अपॉन में 250 इनटू में 100। ठीक है, यहाँ पे आपका आ गया 2%, आपका आंसर क्या आ जाएगा, 2%, है ना। वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज आपको कितना मिला है, 2% मिला है। सबसे पहले मैंने आपको जो ये कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स समझाई थी, तो मैंने आपको बताया था बेटा कि कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स 2 टाइप्स की होती है, W/W और W/V। W/W में तो क्या होता है कि जब आपका सोल्यूट भी कैसा हो, सॉलिड हो, यानी कि उसका वेट लिया जाए, और जो आपका सॉल्यूशन है उसका भी वेट लिया जाए। लेकिन यहाँ पे क्या किया जा रहा है, यहाँ पे आपका जो सॉल्यूट है उसका तो मास लिया जा रहा है और सॉल्यूशन का क्या लिया जा रहा है, वॉल्यूम लिया जा रहा है, यानी कि यहाँ पे आपको W/V परसेंटेज निकलवाया जा रहा है। W/V परसेंटेज आपको निकालना है, तो आपको याद रखना है कि ऊपर तो आएगा मास ऑफ सॉल्यूट WA, ए अपन किसको मानते हैं, जनरली अपने सॉल्यूट को मानते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू में 100। इससे आपका जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा बेटा, 2% इसका आंसर आ जाएगा। चलो, अब मैंने कहा था ना, देखो कॉपर और क्रोमियम एक्सेप्शन जो होंगे वो आपकी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्होंने क्या कहा, 3D जो सीरीज है उसमें जो क्रोमियम और कॉपर है उसके आयोनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती है, हाई क्यों होती है बेटा। 3D सीरीज में से अगर कोई भी कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड फॉर्मूला आता है या क्वेश्चन आता है, तो आपको सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख करके देखना है, आपका आंसर मोस्टली वहीं से निकल जाएगा। सबसे पहले आप लिखेंगे क्रोमियम, कितने पे आता है बेटा, 24 पे। कॉन्फ़िगरेशन क्या बनता है, ऑर्गन 3D5 4s1। ठीक है, ये इसका कॉन्फ़िगरेशन बनता है। उसके बाद में आप कॉपर का बनाइए, कॉपर आता है 29 पे, इसका क्या लिखेंगे आप, ऑर्गन 3D10 4s1, 3D10 4s1, है ना। एक सेकेंड, 3D5 कितना हो गया, ये 18 और 5 कितना हुआ बेटा, 18 5 23, ठीक है ना, 4s। अब आपको देखिए इन्होंने क्या कहा, सेकंड आयोनाइजेशन पोटेंशियल, सेकंड आयोनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू क्या बता रहा है, ज्यादा बता रहा है। बिल्कुल आपको दिखने में लग रहा है, अगर आपका ये क्रोमियम है Cr+ बनाएगा, Cr+ बनाने का मतलब क्या है कि ये अपने आउटर मोस्ट का एक इलेक्ट्रॉन आसानी से क्या कर देगा, रिलीज कर देगा। क्यों भाई, एक इलेक्ट्रॉन आसानी से रिलीज क्यों करेगा, क्योंकि अगर ये एक इलेक्ट्रॉन आसानी से रिलीज करता है तो इसको क्या मिलता है, हाफ फिल्ड स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन मिलता है, जो कि क्या है, स्टेबल है। तो इसकी जो फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी है उसकी वैल्यू क्या होगी, IE की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे कम होती है। ऐसे ही IE की वैल्यू कम क्यों हुई, क्योंकि D5 कॉन्फ़िगरेशन मिला जो कि क्या है, स्टेबल
स्टेबल हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है, स्टेबल हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे मिलता है इसको, ठीक है। यहाँ पे भी क्या होगा, Cu प्लस की IE1 है वो कम होगी, क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्टेबल फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे मिल रहा है। लेकिन जैसे ही आप Cr प्लस प्लस में जाना चाहोगे, इसका मतलब क्या करोगे, आप किसको डिस्ट्रॉय कर रहे हो, आप स्टेबल हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन को डिस्ट्रॉय कर रहे हो। और इसी तरीके से अगर आप Cu+2 बनाते हो तो भी आप क्या करते हो, यहाँ पे स्टेबल D10 कॉन्फ़िगरेशन को डिस्ट्रॉय करते हो। तो यहाँ पे आप ये कह सकते हो कि स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन पाए जाने के कारण यहाँ पे क्या होगा, इनकी जो सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी है उनकी वैल्यू क्या होती है, हाई होती है। लेकिन बेटा याद रखना, अगर इसी की बात, एक तो आपका आता है Cu+ और Cu2+, अगर उनकी बात कर ले किसमें, एक्वस में कर ले, तो अब बताइए कि एक्वस में इन दोनों में से कौन सा ज्यादा स्टेबल है। बेटा याद रखेंगे, एक्वस में आपका Cu2+ आयन ज्यादा स्टेबल है ड्यू टू हाई हाइड्रेशन एनर्जी, ड्यू टू हाई हाइड्रेशन एनर्जी। हाइड्रेशन एनर्जी किसकी ज्यादा होती है, ये ज्यादा होती है आपकी Cu2+ की, ठीक है। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे अराइज हो सकता है, ठीक है। इसके बाद में है वाई एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आर कॉल्ड रेयर अर्थ एलिमेंट, यानी कि हालांकि अभी अभी तो नेचुरली रेयर थे, अभी ये रेयर नहीं है, लेकिन क्वेश्चन अराइज हुआ है तो हमें आंसर देना होगा। बेटा याद रखिए कि जो नेचुरली जो अपने लेंथेनॉइड एलिमेंट्स हैं वो अर्थ क्रस्ट में अपने ओर्स में, यानी कि एलिमेंटल फॉर्म में नहीं पाए जा रहे, ये कंपाउंड्स के फॉर्म में यानी कि मिक्स फॉर्म में पाए जाते हैं, जिससे कि और उनका जो सेपरेशन होता है वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट और एक्सपेंसिव होता है, जिसके कारण हम इनको क्या कहते हैं, रेयर अर्थ एलिमेंट कहते हैं। सबसे पहले देखो रेयर अर्थ एलिमेंट, सब वापस से समझ लेना, नेचुरली ये रेयर है, अब तो मान लो ये रेयर नहीं है क्योंकि फॉर्मेशन इनका हो रहा है, लेकिन पहले इनको रेयर अर्थ एलिमेंट कहा जाता था, क्यों? क्योंकि अर्थ क्रस्ट में ये अपने ओर्स में क्या होते थे, मिक्सर फॉर्म में पाए जाते थे, जिससे उनका सेपरेशन क्या था, डिफिकल्ट था, एक्सपेंसिव था, इसलिए इनको क्या कहा जा रहा था, रेयर अर्थ एलिमेंट। आप सबको पता है कि यहाँ पे इनको मिस मेटल्स भी कहा जाता है, लेंथेनाइड्स को इनको क्या कहा जाता है, मिस मेटल। क्या कहा, किसे कहते हैं मिस मेटल? बेटा मिस मेटल जैसे कि अपने ओर में जिस फॉर्म में ये पाए जाते हैं उसी कंपोजिशन में अगर हम इनको ले ले तो उस फॉर्म में इसको हम क्या कहते हैं, मिस मेटल की फॉर्म में लिया जाता है। तो आपको यहाँ डेफिनेशन लिखनी है कि लेंथेनाइड्स को हम रेयर अर्थ एलिमेंट्स क्यों कहा कहते हैं, उसको मैंने आपको क्या कर दिया है, एक्सप्लेन कर दिया है। इसके बाद में देखिए, what happens when reduction of nitrobenzene is carried out in presence of zinc and alcoholic NaOH, गिव केमिकल इक्वेशन। बिल्कुल ये आपको याद ही रखनी होगी। यहाँ क्या है कि नाइट्रोबेंजीन, देखिए जो जो इंस्ट्रक्शन आपको देता जाता है लिखते जाओ, नाइट्रोबेंजीन है, ठीक है, उसको क्या कर रहे हैं हम, नाइट्रोबेंजीन का रिडक्शन करवा रहे हैं। रिडक्शन ऑफ नाइट्रोबेंजीन इज कैरिड आउट इन प्रेजेंस ऑफ जिंक, तो आप जिंक लिख दो भाई, साथ में क्या लिखवा रहा है आपसे, एल्कोहलिक NaOH, तो ठीक है भाई आप NaOH भी लिख दो। इतना तो इसने इंस्ट्रक्शन दिया है तो आपको लिखना ही होगा। अब याद रखो NaOH आप एल्कोहलिक ले रहे हो, तो मान लो मैं यहाँ ये एल्कोहलिक इसके नीचे मैंने लगा दिया। अब याद रखना है नाइट्रोबेंजीन को आप जिंक के साथ ले रहे हो एल्कोहलिक NaOH में, तो आपको हमेशा याद रखना है कि आपका जो कंपाउंड होगा वो एजोबेंजीन होगा। क्या होगा, एजोबेंजीन होगा, ठीक है। यहाँ आपको इसके 2 मोल लेने हैं, Zn को आपको 4 मोल में लेना है, NaOH को आपको 8 मोल में लेना है। ये आपका बन गया क्या, एजोबेंजीन, ठीक है। सब प्रोडक्ट अगर आपको याद है तो आप लिख सकते हो, नहीं तो आप उनको क्या कीजिए, नहीं लिखिए। अगर नहीं याद है अच्छे से तो नहीं लिखना है, नहीं तो क्या होगा, सही चीज पर ध्यान नहीं जाएगा, गलत चीज पर ध्यान ज्यादा जाएगा। मेन प्रोडक्ट अपना एजोबेंजीन था वो आप लिखोगे, हाँ याद है तो आप लिखो। यहाँ बनेगा 4Na2 ZnO2 प्लस में 4H2O,
ठीक है, सोडियम जिंकेट यहाँ पे आपका बन जाएगा। तो ये अगर आपको याद है तो लिखना है, नहीं आपका मेन प्रोडक्ट यहाँ पे क्या हो जाएगा, एजोबेंजीन हो जाएगा, जो आपको याद रखना है। ठीक है, तो इसकी मैंने आपको रिएक्शन दे दी। इसके बाद में है ड्रॉ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ एनिलीन। तो ये तो शायद सब बच्चों को आती है, फिर भी अपन देखते हैं। एनिलीन बेंजीन रिंग के ऊपर अगर हम क्या लगाते हैं, NH2, तो उसको कहते हैं हम एनिलीन। आप सबको पता है बेटा कि जो NH2 ग्रुप है वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है और एक्टिवेटिंग ग्रुप है, क्योंकि बेंजीन रिंग में ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या करता है, इंक्रीज करता है। तो यहाँ ये अपने लोन पेयर बेंजीन रिंग में रेजोनेट करवाएगा। तो यहाँ आप देखेंगे कि आपके जो नाइट्रोजन के लोन पेयर हैं वो कॉन्जुगेट होंगे किसके साथ, बेंजीन रिंग के साथ। यहाँ आपका इलेक्ट्रॉन पेयर रेजोनेट होगा और यहाँ पे इस तरीके से इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये एक पहली बन गई। उसके बाद में देखिए, उसके बाद में क्या होगा कि ये जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ बॉन्डिंग करेंगे और ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पर आकर के लोकेलाइज्ड होंगे। अब देखिए यहाँ बॉन्ड बन गया, यहाँ बॉन्ड बन गया, डबल बॉन्ड NH2 और यहाँ पे प्लस। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा आपके इलेक्ट्रॉन। अब ये आगे नेक्स्ट कार्बन पर रेजोनेट होंगे तो यहाँ बॉन्ड बनेगा और यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन आएंगे। ठीक है, तो अब क्या बनेगा देखिए आप, डबल बॉन्ड NH2, यहाँ प्लस, यहाँ बॉन्ड बन चुका है, यहाँ बॉन्ड बन चुका है और अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ गए हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ बॉन्डिंग करेंगे और ये जो बॉन्ड है इसके इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे किसके ऊपर, नाइट्रोजन के ऊपर। तो अब यहाँ पे जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी वो क्या बनेगी, मैं यहाँ बना के बता रही हूँ बेटा। ठीक है, NH2 के जो इलेक्ट्रॉन है वो अपनी जगह चले गए हैं और पूरी बेंजीन रिंग में जो डबल बॉन्ड है वो सर्कुलेट हो चुका है, यानी कि डीलोकेलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हो चुका है। तो ये आपकी एनिलीन की क्या है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। आपको मैंने फिर से बता दिया है और फिर से बता रही हूँ कि जो आपका अमीनो ग्रुप है वो कैसा है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप है। आपने देखा होगा कि अमीनो ग्रुप की प्रेजेंस में ऑर्थो और पैरा पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। ठीक है, इसके बाद में देखेंगे आप, ये अपने सिलेबस में नहीं है। ठीक है, ये वाला भी अपने सिलेबस में नहीं है। हाँ, अब देखिए, अब ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से अपना क्वेश्चन आया है। इन्होंने कहा है CONH3 होल 6 Cl3, इसका आपको लिखना है IUPAC नेम। ठीक है, आपके पास क्या है, CONH3 होल 6 Cl3, इसका आपको लिखना है IUPAC नेम। बेटा मैंने आपको पहले ही बताया था, बड़े ब्रैकेट में जो स्पीसीज होती है वो आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर होता है और बड़े ब्रैकेट के बाहर जो स्पीसीज होती है वो आपका काउंटर आयन होता है। मैंने आपको ये भी बताया था कि जो लेफ्ट साइड में जो सबसे पहले आएगा वो आपका पॉजिटिव आयन होगा और राइट साइड में जो आएगा वो आपका नेगेटिव आयन होगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए कोऑर्डिनेशन स्फीयर में लिखे हुए सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो लेफ्ट में होगा उसी का नाम लिखेंगे। अब ये अपना कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर में सबसे पहले आपको क्या करना है, लिगेंड्स का नाम लिखना होता है। लिगेंड्स का नाम आप लिखेंगे। हालांकि यहाँ एक ही टाइप का लिगेंड देखने को मिल रहा है, तो आपको पता है मैंने कहा था कि अगर एक ही टाइप के लिगेंड एक से ज्यादा है तो हमें क्या करना होता है, डाई ट्राई टेट्रा का यूज करना होता है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के नाम लिखते वक्त आपको ध्यान रखना है, नाम आपको एक ही वर्ड में लिखना होता है और स्टार्टिंग आपको स्मॉल लेटर से करनी होती है। तो देखो आपका यहाँ पे लिगेंड है एमीन लिगेंड यहाँ पे दिया गया है। अमोनिया को यहाँ पे कौन सा लिगेंड कहा जाता है, एमीन लिगेंड है और यहाँ पे 6 इसका कोऑर्डिनेशन नंबर है। कितना है, 6। ठीक है, तो इसका नाम होगा हेक्साएमीन। हेक्साएमीन, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद में लिगेंड का नाम लिखने के बाद में अपने को लिखना होता है किसका नाम, अपनी मेटल का नाम। अगर आपका कॉम्प्लेक्स न्यूट्रल है, पॉजिटिव है, तो मेटल के नाम में आपको कोई चेंज नहीं करना होता है। तो हमारा जो कॉम्प्लेक्स है यहाँ पे पॉजिटिव आएगा। अगर आप इसका आयोनाइजेशन कर देंगे, बेटा देखिए, अगर आप इसका आयोनाइजेशन करेंगे तो हमारा कॉम्प्लेक्स हमें पॉजिटिव नेचर का मिलेगा।
ठीक है, तो मैंने क्या कहा था कि अगर आपका कॉम्प्लेक्स नेगेटिव है, न्यूट्रल है, सॉरी पॉजिटिव है और न्यूट्रल है, तो मेटल के नाम में आपको कोई चेंज नहीं करना है। मेटल का नाम क्या है? कोबाल्ट, तो आपको लिख देना है कोबाल्ट। ठीक है, कोबाल्ट ये लिख दिया। अब उसके बाद में आपको क्या करना है? छोटा ब्रैकेट लगाना है, और छोटे ब्रैकेट में आपको लिखनी है क्या? ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल। ठीक है, अभी मत लिखना। उसके बाद में काउंटर आयन का नाम लिखना है, क्योंकि आप बड़े ब्रैकेट में क्या है, इसके बाद में आपका काउंटर आयन आ रहा है। आपको याद रखना है, मैंने आपको बताया था कि काउंटर आयन में आपको नंबर्स नहीं लिखने होते हैं। जैसे कि यहाँ पे 3 क्लोराइड है, तो आपको ट्राई क्लोराइड नहीं लिखना है, आपको केवल और केवल इसका नाम लिखना है कि क्या प्रेजेंट है? क्लोराइड प्रेजेंट है। अब आपको यहाँ पे बट छोटे ब्रैकेट में क्या लिखना है? मेटल की ऑक्सीडेशन नंबर लिखनी है। मैंने क्या कहा था? अगर ऑक्सीडेशन नंबर आपको नहीं पता है, आप निकालिए, जिसकी भी निकालनी है उसको आप एक्स मानिए, एक्स मान लिया। एमीन लिगेंड न्यूट्रल होता है, तो न्यूट्रल लिगेंड के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है, तो 0। ठीक है, अब आप देखिए, एक Cl पर -1 होता है, तो 3Cl पर कितना हो गया? -3 इक्वल्स टू 0। तो x इक्वल्स टू कितना आ गया बेटा? प्लस का 3। यानी कि यहाँ अपनी मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, तो यहाँ आप रोमन नंबर्स में क्या लिख देंगे? 3 लिख देंगे। ये आपके इस लिगेंड का क्या हो गया? IUPAC नेम हो गया। क्या नाम हो गया? हेक्सा अमीन कोबाल्ट 3rd क्लोराइड। ठीक है, ये इसका नाम है। अब है, पूछ रहा है ये हमसे कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर और आयनिक स्फीयर में क्या डिफरेंस है? कोऑर्डिनेशन स्फीयर और आयनिक स्फीयर में क्या डिफरेंस है? देखिए, मैं अभी इसी में समझा देती हूँ आपको। अभी इसमें देखो, अपन ने एग्जांपल ले रखा है क्या? CONH3 होल 6, और यहाँ पे मैंने लिखा Cl3। बेटा याद रखना, जो बड़े ब्रैकेट में स्पीसीज आती हैं, बड़े ब्रैकेट में जो स्पीसीज आ रही हैं, ठीक है, एक मेटल है और लिगेंड है, उसको सराउंड करने वाले लिगेंड है। ये तो है आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर। क्या है आपका? कोऑर्डिनेशन स्फीयर है। और जो बड़े ब्रैकेट के बाहर, चाहे वो लेफ्ट में आए चाहे वो राइट में आए, वो होती है आपका आयोनिक स्फीयर। ये आपका क्या है? आयोनिक स्फीयर है। तो आप क्या कह सकते हैं कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर तो क्या होता है? बड़े ब्रैकेट के अंदर मेटल और लिगेंड्स मिलकर के क्या बनाते हैं? कोऑर्डिनेशन स्फीयर को बनाते हैं। जबकि आयनिक स्फीयर में कौन आते हैं? आयंस आते हैं, जो कि आपके क्या हो सकते हैं? पॉजिटिव आयन भी हो सकते हैं और नेगेटिव आयन भी हो सकते हैं। जनरली काउंटर आयन कैसे होते हैं? नेगेटिव होते हैं बेटा, है ना? ठीक है, अब इसके बाद में देखिए, आप कोऑर्डिनेशन स्फीयर हो गया, चलो ये बात हो गई। इसके बाद में अभी एक ही डिफरेंस लिखा है, आपको नंबर्स पे जाना है। नंबर कितने का है? ये कितने नंबर का दे रखा है बेटा? 1 + 1 + 1, है ना? ठीक है, तो देखो, फिर भी अगर मान लो आपको नंबर्स पे जाना है, एक नंबर का है, एक डिफरेंस आप लिख सकते हो। 2 नंबर का है तो कम से कम आपको 2 डिफरेंस तो लिखने हैं, और 3 नंबर का है तो आपको 3 डिफरेंस लिखने हैं। अब देखो, मैं जनरली इसको पूरा बता देती हूँ आपको। अगर आप कोऑर्डिनेशन स्फीयर है उसको आप डिसॉल्व करते हो, भाई इसका मैंने आयोनाइजेशन किया तो यहाँ पे ये बना और ये बना, आपने क्या देखा कि जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं ना, वो अपनी सॉल्यूशन में आइडेंटिटी लॉस्ट नहीं करते हैं, जबकि अपनी आइडेंटिटी को बनाए रखते हैं। देखिए आप, यहाँ कोबाल्ट है, NH3 है, क्या ये अपने आयंस में ब्रेक हुए? नहीं हुए। ठीक है, तो यहाँ आपको ये बताना है कि सॉल्यूशन में ये अपनी आइडेंटिटी लॉस्ट नहीं करते हैं, ये एक ही आयन की फॉर्म में होंगे। लेकिन जो आयोनिक स्फीयर में है, आयोनिक स्फीयर में है, वो किसकी फॉर्म में आ जाएंगे बेटा? आयंस की फॉर्म में ये आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद में आपको ये दिखाना है कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, वही अपना क्या होता है बेटा? कॉम्प्लेक्स है, वही अपना क्या है? कॉम्प्लेक्स है। तो आपको यहाँ पे ये चीजें बतानी है। यहाँ पे जो CO से जो NH3 जुड़े हुए हैं, वहां पे कौन सा बॉन्ड यूज हो रहा है बेटा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड यहाँ पे यूज हो रहा है, जबकि यहाँ पे कौन सा बॉन्ड आएगा? आयोनिक बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन स्फीयर और व्हाट इज द आयोनिक स्फीयर। ठीक है, आप कह सकते हो कि जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है उसका जो फॉर्मेशन होता है मेटल और लिगेंड्स के थ्रू होता है, जबकि आयोनिक स्फीयर का फॉर्मेशन आयंस के थ्रू होता है। ठीक है, जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है उनमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड पाया जाता है, यहाँ पे कौन सा बॉन्ड पाया जाएगा? आयोनिक बॉन्ड पाया जाएगा। ठीक है, इसके बाद में है ड्रॉ द ज्योमेट्रिकल डायग्राम ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन
NiCN होल फॉर 2 माइनस। आपको बेटा याद रखना है NiCN होल फॉर 2 माइनस में DsP2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होता है? DsP2। और जब DsP2 हाइब्रिडाइजेशन होता है तो कॉम्प्लेक्स कौन सा बनता है? स्क्वायर प्लेनर बनता है। कौन सा बनता है? स्क्वायर प्लेनर। तो इसकी ज्योमेट्री कैसी होगी? Ni से आपके Cn माइनस लिगेंड, कितने Cn माइनस लिगेंड? 4 Cn माइनस लिगेंड कौन सी ज्योमेट्री में जुड़ जाएंगे बेटा? स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री में ये जुड़ जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे पूरे कॉम्प्लेक्स के ऊपर क्या चार्ज आएगा? आपका -2। ये इसकी क्या होगी? ज्योमेट्रिकल डायग्राम होगा। किसका? NiCN होल फॉर 2 माइनस। तो कौन सी ज्योमेट्री आ गई इसकी? स्क्वायर प्लेनर इसकी ज्योमेट्री आ गई। आपको बताना होगा कि NiCN होल फॉर 2 माइनस में आपका जो Ni है वो D8 कॉम्प्लेक्स है, Cn एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है जिसकी प्रेजेंस में क्या होता है? यहाँ पे DsP2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। और DsP2 हाइब्रिडाइजेशन की ज्योमेट्रिकल जो स्ट्रक्चर होगी वो कैसी होती है बेटा? स्क्वायर प्लेनर होती है। ठीक है, आपको ये चीज देखो, D8 का मैं आपको समझा देती हूँ। 8 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अब क्या होगा कि कौन सा ये हो गया D8। और उसके बाद में देखिए यहाँ पे +2 में है। जो निकल है अगर वो +2 में होता है तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 3D8, 3D8 होता है। अब यहाँ क्या होगा कि Cn माइनस लिगेंड, जो Cn माइनस लिगेंड है वो कौन से फील्ड का लिगेंड है? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। तो ये इलेक्ट्रॉनों की क्या करवा देगा? पेयरिंग करवा देगा और एक d ऑर्बिटल को क्या कर देगा? वेकेंट कर देगा। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाएगा? DsP2 आ जाएगा। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। और इसके साथ में आपको ये भी ध्यान रखना है NiCO होल 4, NiCO होल 4 कार्बोनिल लिगेंड भी कैसा होता है? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है। लेकिन आपको ध्यान रखना है NiCO होल 4 में ये जो निकल है ना, ये 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। और 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में होने के कारण इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगा? 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में रहने के कारण इसका कॉन्फ़िगरेशन रहेगा 3D8 4s2, 3D8 4s2। स्ट्रॉन्ग फील्ड का लिगेंड है 4s2 का। 4s2 में जो 2 इलेक्ट्रॉन थे उनको भी वो कहां ले आएगा? 3D में ले आएगा। ठीक है, और क्या वेकेंट कर देगा? s ऑर्बिटल को वेकेंट कर देगा। तो वहां पे हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हो जाएगा? sp3। कौन सा हो जाएगा बेटा? sp3 हो जाएगा। तो आपको ध्यान में रखना है, निकल, जब निकल का जो कंपाउंड बनता है किसके साथ? साइनाइड आयन के साथ। वो तो होगा कैसा बेटा? DsP2 हाइब्रिडाइजेशन वाला, यानी कि स्क्वायर प्लेनर में। लेकिन जब निकल का कार्बोनिल लिगेंड्स के साथ NiCO होल 4 जो कॉम्प्लेक्स बनेगा उसका हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3 और टेट्राहेड्रल उसकी ज्योमेट्री होगी। ये आपको ध्यान में रखना है। जबकि दोनों लिगेंड कैसे हैं? स्ट्रॉन्ग फील्ड के हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है कि निकल 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में होने के कारण वहां पे हमें वेकेंट d ऑर्बिटल नहीं मिल पाता है, जिसके कारण उसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो जाता है। ठीक है, इसके बाद में देखिए K4 FeCN होल 6, इस कॉम्प्लेक्स का आपको क्या लिखना है? IUPAC नेम। अब मेरी बात सुनिए, देखो अब मैंने क्या कहा था? लेफ्ट में हमेशा क्या आता है? लेफ्ट में हमेशा आपका कैटायन आता है। अब कैटायन कौन हो गया? कैटायन आपका पोटेशियम हो गया और एनायन आपका क्या हो गया बेटा? ये पूरा कॉम्प्लेक्स। देखो कभी भी नाम लिखते हो ना बेटा तो आपको एक बार इसका रफली आप आयोनाइजेशन करके देख लिया करो। 4K+, ठीक है, और यहाँ पे प्लस में क्या बन गया? FeCN होल 6 4-। थोड़ी देर पहले मैंने एक लाइन बोली थी बेटा कि अगर कॉम्प्लेक्स कैसा है? नेगेटिव है, तो मेटल का नाम आप एज इट इज नहीं लिख सकते। अगर आपका कॉम्प्लेक्स नेगेटिव है तो मेटल के नाम में आपको क्या जोड़ना पड़ेगा? 8। क्या जोड़ना पड़ेगा बेटा? 8। और मैंने आयोनाइजेशन किया तो मेरा कॉम्प्लेक्स कैसा निकल के आया? नेगेटिव। इसका मतलब आपको जो मेटल है उसके लास्ट में क्या सफिक्स जोड़ना है? 8 जोड़ना है। अब देखो क्या नाम होगा। अब ये आपका काउंटर आयन है और
पहले जो आएगा, लेफ्ट साइड में जो पहले आएगा वो आपका कैटायन होगा। तो आपका कैटायन कौन है? पोटेशियम। मैंने क्या कहा था, काउंटर आयन में नंबर्स कभी भी शो नहीं करने हैं कि वो कितने नंबर में आ रहे, तो आपको यहाँ पे पोटेशियम लिख देना है। चलो पोटेशियम। एक चीज और, पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन का जब आप नाम लिखते हो तो उनके बीच में स्पेस होना चाहिए। केवल कोऑर्डिनेशन स्फीयर के नाम में आपको गैप नहीं छोड़ना है। अब पोटेशियम लिख दिया, उसके बाद में आप थोड़ा सा गैप छोड़ोगे। अब उसके बाद में एक जैसे लिगेंड है, कितने हैं? 6 है। तो क्या नाम होगा इसका? हेक्सासाइनो। हेक्सासाइनो। उसके बाद में आपकी मेटल का नाम, अब मेटल आयरन है, लेकिन आयरन तो कब लिखते हैं? जब आपका कॉम्प्लेक्स न्यूट्रल होता है। लेकिन अब तो आपका कॉम्प्लेक्स कैसा है? आपका कॉम्प्लेक्स नेगेटिव है। तो अब आपको क्या करना होगा? इसका लैटिन वर्ड होता है फेरम। तो फेरम में आपको 8 जोड़ना पड़ेगा, तो ये बनेगा फेरेट। तो हेक्सासाइनो फेरेट। फेरेट। उसके बाद में मैंने क्या कहा था, आपको क्या लिखना है? आपको स्मॉल ब्रैकेट लगाना है। स्मॉल ब्रैकेट लगा दोगे और उसके बाद में देखो, ठीक है, कुछ नहीं है इसके बाद में इस साइड में, तो इसका नाम हो गया पोटेशियम हेक्सासाइनो फेरेट, ब्रैकेट लगा दिया। अब आपको निकालना है ऑक्सीडेशन स्टेट। मैंने क्या कहा कि पोटेशियम आपके ग्रुप फर्स्ट का है, जितने भी ग्रुप फर्स्ट के एलिमेंट हैं उन सब का +1 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। यहाँ पोटेशियम 4 है तो आपको +4 लेना होगा। आयरन का आपको निकालना है X, मान लीजिए 1 CN पर -1 होता है, तो 6 CN पर कितने हो गए? -6 इक्वल्स टू क्या करना है? 0 करना है। तो X इक्वल्स टू कितना आ गया बेटा? +2 आ गया। इट मीन्स यहाँ पे रोमन नंबर में आप सेकंड लिख दोगे। तो ये नाम क्या हो गया? पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट सेकंड इसका नाम हो गया है। उसके बाद में देखिए ये क्या कह रहा है, CONH3 होल 6 3+ की आपको क्या बनानी है? आपको बनानी है इसकी, उससे पहले है होमोलेप्टिक और हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स में आपको डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, अब बेटा देखिए, मैं अभी यहाँ पे यही एग्जांपल ले लेती हूँ, FeCN होल 6 4-, मैंने ये एग्जाम्पल ले लिया कॉम्प्लेक्स का। आप एक चीज नोटिस कर रहे हो, ये एक ऐसा कॉम्प्लेक्स है जिसमें सभी के सभी लिगेंड एक जैसे हैं, सेम लिगेंड। तो आप क्या कहेंगे? दोज कॉम्प्लेक्सेस विच आर फॉर्म्ड बाय द सेम लिगेंड। ठीक है, आप क्या कहेंगे? कॉम्प्लेक्सेस इन विच मेटल इज सराउंडेड बाय सेम लिगेंड्स आर नोन एज होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। ठीक है, और अगर मेटल डिफरेंट टाइप के लिगेंड से क्या होती है? सराउंड होती है, तो वो कैसा हो जाएगा? हेट्रोलेप्टिक। जैसे कि मान लीजिए, ये तो किसका एग्जांपल हो गया बेटा? होमोलेप्टिक का हो गया। यानी कि यहाँ पे सारे के सारे लिगेंड क्या है? सेम है। अगर मैं यहाँ पे ले लूं PTNS3 होल ट्वाइस Cl2, तो देखो यहाँ पे 2 टाइप के लिगेंड आ गए, डिफरेंट टाइप ऑफ लिगेंड्स आ गए यहाँ पे। इसका मतलब ये कैसा कॉम्प्लेक्स है? हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स है। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन होमोलेप्टिक एंड हेट्रोलेप्टिक? तो होमोलेप्टिक में तो सिमिलर लिगेंड्स होंगे और हेट्रोलेप्टिक में क्या होंगे? डिफरेंट लिगेंड्स आर फाउंड। ठीक है, तो ये आपका होमोलेप्टिक और हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस है। उसके बाद में देखिए, ड्रॉ द ज्योमेट्रिकल डायग्राम ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन CONH3 होल 6 3+। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इस CONH3 होल 6, आप एक चीज नोटिस कर रहे हो, यहाँ कितने लिगेंड है? 6। और मैंने आपको बता रखा है कि अगर लिगेंड 6 है, इसका मतलब ये कोऑर्डिनेशन नंबर इसका कितना होगा? 6। और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है तो हाइब्रिडाइजेशन या तो आपका D2sp3 होता है या फिर sp3d2 होता है। और वहां पे आपका कौन सा कॉम्प्लेक्स बनता है? ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री वहां पे बन जाती है। कौन सी ज्योमेट्री बन जाती है बेटा? ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बन जाती है। तो देखिए यहाँ क्या होगा? ऑक्टाहेड्रल में आपको इस तरीके से, इस फॉर्म में क्या करना है? 6 एमीन लिगेंड मेटल के साथ सराउंड कर देने हैं। ठीक है, इस तरीके से आपको 6 लिगेंड यहाँ पे सराउंड कर देने हैं। ज्योमेट्री कौन सी बन जाएगी यहाँ पे? ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, यहाँ आपको चार्ज लगा देना है 3+। तो ज्योमेट्री कौन सी आ गई बेटा? ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल में आपको इस तरीके की ज्योमेट्री शो करनी है। ठीक है, तो 3+। अब आप एक चीज नोटिस कीजिए यहाँ पे,
एमीन लिगेंड न्यूट्रल होता है, तो जो ये 3+ आ रहा है वो कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट ही है। तो ऐसे लिगेंड्स, ऐसे कॉम्प्लेक्सेस में आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालने की जरूरत नहीं है, आपको लिगेंड पता होना चाहिए कौन से न्यूट्रल है, कौन से पॉजिटिव है और कौन से नेगेटिव लिगेंड्स है। ठीक है, चलो ये बात हो गई। इसके बाद में देखिए आप, ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला आपको लिख के देना है। ग्लिसरॉल, तो ग्लिसरॉल बेटा एक ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल होता है जिसका फॉर्मूला है CH2OH CHOH CH2OH। ये आपका ग्लिसरॉल है। नाम क्या होगा इसका? IUPAC। ये तो एज इट इज स्ट्रक्चरल फॉर्मूला यहाँ मांग रहा है, अगर इसका IUPAC नेम आपसे लिखवाए तो इसका नाम है प्रोपेन 1,2,3 ट्राईओल। 1,2,3, ठीक है, इसका नाम है प्रोपेन 1,2,3 ट्राईओल। ये इसका IUPAC नेम हो जाएगा। ठीक है, तो ग्लिसरॉल का ये हमने स्ट्रक्चरल फॉर्मूला लिख लिया। इसके बाद में है कि हमें ये केमिकल इक्वेशंस कंप्लीट करनी है। बेटा जब आपको पता हो Cu और 573 केल्विन, 573 केल्विन की जगह यहाँ पे आपको वो 300 डिग्री सेल्सियस भी लिख के दे सकता है, क्योंकि मैंने सेल्सियस में कर दिया। इसको ध्यान रखना, ये डिहाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कोहल है, ये डिहाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कोहल है। और मैंने आपको क्लास में बताया था कि 1 डिग्री एल्कोहल का डिहाइड्रोजनेशन करते हैं तो एल्डिहाइड बनता है, 2 डिग्री से आपको कीटोन मिलेगा, और 3 डिग्री का डिहाइड्रोजनेशन नहीं होकर के डिहाइड्रेशन हो जाता है जिससे आपको एल्कीन मिलेगा। तो यहाँ पे H, एक H आप यहाँ से रिमूव कर देना और एक H आप यहाँ से रिमूव कर देना, तो आपको यहाँ आंसर मिल जाएगा CH3CHO, यानी कि आपको मिल जाएगा एसिड एल्डिहाइड। आपको क्या मिल जाएगा बेटा? एसिड एल्डिहाइड। यानी कि ये 1 डिग्री एल्कोहल था, तो 1 डिग्री एल्कोहल से आपको क्या मिल गया? एल्डिहाइड यहाँ पे मिल गया है। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, दिमाग में बिठा लेना है कि 1 डिग्री एल्कोहल का डिहाइड्रोजनेशन करना है तो क्या बनेगा? यहाँ पे एल्डिहाइड बन जाएगा। चलो अब उसके बाद में देखो, यहाँ आपको दे रखा है एल्किल हैलाइड, ठीक है, और यहाँ आपको दे रखा है सोडियम एल्कोक्साइड। भाई ये इथाइल आयोडाइड है और ये है आपका सोडियम एथोक्साइड। अगर आपको याद हो ये कौन सी रिएक्शन है, ये आपकी विलियमसन ईथर सिंथेसिस है। और आपको पता है बेटा विलियमसन ईथर सिंथेसिस में क्या बनेगा? ईथर बनेगा। तो यहाँ से क्या रिमूव हो जाएगा? NaI रिमूव हो जाएगा और आपका प्रोडक्ट यहाँ बन जाएगा CH3CH2O CH2CH3। जो प्रोडक्ट बनता है उसका नाम जरूर लिख के आना। तो ये बन गया आपका इथॉक्सी इथेन। जब जहां तक पॉसिबल हो IUPAC नेम ही आपको लिखना है। तो ये है आपका इथॉक्सी इथेन, या फिर अगर नहीं याद आ रहा है डाई इथाइल ईथर, ये इसका कॉमन नेम है। ठीक है, तो आपको पहचानना है, आपको पहचानना है कि कौन सी रिएक्शन है। आप लिखेंगे बाद में कि ये कौन सी रिएक्शन है, विलियमसन ईथर सिंथेसिस है। ठीक है, उसके बाद में देखिए इथाइलिन ग्लाइकोल का आपको स्ट्रक्चरल फॉर्मूला लिखना है। इथाइलिन ग्लाइकोल, फिर से देखो आपको एल्कोहल का नाम पूछ लिया, ये डाईहाइड्रिक एल्कोहल है, ये आपका डाईहाइड्रिक एल्कोहल है, ये आपका इथाइलिन ग्लाइकोल है। नाम वापस से लिख सकते हो IUPAC 1,2 इथेन, इथेन 1,2 डाईओल, इथेन 1,2 डाईओल इसका नाम है। ये आपका इथाइलिन ग्लाइकोल का क्या है बेटा? फॉर्मूला है। उसके बाद में फिर से अपने से पूछ रहा है कंप्लीट द रिएक्शन। अब देखो अब कौन सा एल्कोहल आ गया बेटा? कौन सा एल्कोहल आ गया? ये 2 डिग्री एल्कोहल आ गया है, और 2 डिग्री एल्कोहल में वही आपका कैटालिस्ट और वही टेम्परेचर। मैंने क्या कहा था? 2 डिग्री एल्कोहल से क्या बनता है बेटा? कीटोन बन जाएगा। यहाँ से H रिमूव करना है, यहाँ से H रिमूव करना है, प्रोडक्ट आपका क्या हो गया? CH3 C डबल बॉन्ड O। ये आपका एसीटोन बन गया, और एसीटोन का दूसरा नाम क्या होता है? प्रोपेनोन। ठीक है, प्रोपेनोन। ये क्वेश्चन आपके हाफ ईयरली में आया था कि प्रोपेनोन एसीटोन का फॉर्मूला लिखिए, तो ये एसीटोन ही है। ठीक है, उसके बाद में देखो नीचे जो इथाइल एल्कोहल है उसका एल्यूमिना की प्रेजेंस में 523 केल्विन पर हीट कर रहा है बेटा।
और आप सबको पता है कि एल्यूमिना एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। एल्यूमिना क्या है? एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, यानी कि इथाइल अल्कोहल के 2 मोल से आपको क्या रिमूव करना है? H2O रिमूव करना है बेटा। P2O5 है आपका, एल्यूमिना है, हाँ, आपका कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 है। ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट होते हैं जिनकी प्रेजेंस में H2O क्या होता है? रिमूव होता है। देखिए आप, C2H5OH, C2H5OH प्लस HOC2H5, आप इसको इस तरीके से लिखिए। प्रेजेंस किसकी है बेटा? एल्यूमिना की। 523 केल्विन यहाँ पे टेम्परेचर है। यहाँ रिमूव हो जाएगा क्या बेटा? H2O। क्या रिमूव हो जाएगा? H2O यहाँ रिमूव होगा तो आपको क्या मिलेगा? C2H5OC2H5, यानी कि ईथर यहाँ पे आपको मिल रहा है जिसका नाम क्या है? इथॉक्सी इथेन। इथॉक्सी इथेन, ठीक है। तो एल्यूमिना की प्रेजेंस में अगर आप हीट कर रहे हो तो क्या होगा? डिहाइड्रेशन हो जाएगा। अब देखिए, फॉर्मेल्डिहाइड है वो क्या है? मोर रिएक्टिव देन एसिटाल्डिहाइड टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ठीक है, ये ऐसे कह रहे हैं कि फॉर्मेल्डिहाइड है वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के लिए एसिटाल्डिहाइड से क्या होता है? ज्यादा रिएक्टिव होता है। दोनों का एक बार आप फॉर्मूला लिख लीजिए, HCOH और एक है आपका CH3COH। दोनों को हमने लिख लिया। आप यहां देखेंगे कि बेटा जो कार्बोनिल ग्रुप होता है उसमें कार्बन एटम के साथ कौन ऐड है? ऑक्सीजन ऐड है। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? कार्बन से ज्यादा होती है। ये बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। अपनी ओर अट्रैक्ट करने के कारण कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आता है। ठीक है, अब देखो कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता है तो उसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि फॉर्मेल्डिहाइड में क्या है कि दोनों तरफ हाइड्रोजन ऐड है, तो यहाँ पे ना तो स्टेरिक हिंड्रेंस है और ना यहाँ पे कोई प्लस आई इफेक्ट वाला ग्रुप है जो कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को, कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा दे। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे कम ही रहेगी तो न्यूक्लियोफाइल आसानी से इसके ऊपर क्या करेगा? अटैक कर लेगा। लेकिन आप एसिटाल्डिहाइड में देखो, कार्बन के ऊपर क्या आया? पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ गया, ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ गया। ठीक है, लेकिन आप एक चीज नोटिस कर रहे हो, यहाँ पे मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है जिसका कौन सा इफेक्ट होता है बेटा? प्लस आई इफेक्ट होता है। प्लस आई इफेक्ट होने के कारण ये इस कार्बन की जो पॉजिटिविटी है उसको कम कर देता है, यानी कि यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम नहीं रह पाती है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की पूर्ति कौन कर देता है? मिथाइल ग्रुप। तो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल का अटैक क्या हो जाता है? थोड़ा कम हो जाता है। और साथ में मिथाइल ग्रुप क्या होता है? उसका स्टेरिक हिंड्रेंस भी होता है, तो उसके कारण यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल का अटैक थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो ज्यादा रिएक्टिव कौन हो गया? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के लिए ज्यादा एक्टिव कौन हो गया? आपका फॉर्मेल्डिहाइड। दो रीजन क्या क्या बताओगे? एक तो आपका प्लस आई इफेक्ट ऑफ एल्काइल ग्रुप, दूसरा स्टेरिक हिंड्रेंस ऑफ एल्काइल ग्रुप। ठीक है, ये आपको यहाँ पे बताना है। उसके बाद में क्या है? एक्सप्लेन हेल-वोलार्ड जेलेंस्की रिएक्शन। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये। ठीक है, अब देखिए हेल-वोलार्ड जेलेंस्की रिएक्शन क्या है। यहाँ पे आपको लेना होता है एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या लेना होता है? एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड जिसमें क्या हो? अल्फा हाइड्रोजन हो। तो आप क्या लिखेंगे? अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग एलिफेटिक carboxylic acid when react with red phosphorus and halogen atom like as chlorine और bromine। अब हेलोजन एटम, आप क्लोरीन, हेलोजन एटम सारे नहीं आएंगे ना, आपका फ्लोरीन आएगा ना आपका आयोडीन आएगा। यहाँ पे x इक्वल्स टू क्या लेना होगा? आपको क्लोरीन और ब्रोमीन ही लेना होगा। किसकी प्रेजेंस में? रेड फॉस्फोरस की प्रेजेंस में। तो अल्फा हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट हो जाएगा किससे? हेलो एटम से। वही रिएक्शन आपकी कौन सी है? हेल-वोलार्ड जेलेंस्की रिएक्शन। जैसे कि मान लो मैंने यहाँ पे लिया RCH2COOH, ये मेरा फंक्शनल ग्रुप है। फंक्शनल ग्रुप से नेक्स्ट कार्बन कैसा होता है? अल्फा। ठीक है, और इसकी रिएक्शन में किसके साथ करवाऊंगी बेटा? X2 के साथ करवाऊंगी। X मेरा यहाँ पे कौन होगा? X मेरा Cl या फिर क्या हो सकता है बेटा? Br हो सकता है। किसकी प्रेजेंस में करवाऊंगी मैं ये रिएक्शन? रेड फॉस्फोरस की रिएक्शन प्रेजेंस में करवाऊंगी। तो क्या होगा? X है यहाँ से क्या बाहर निकल जाएगा? HX, और क्या बन जाएगा बेटा? RCH X
OH, ये आपका ये कंपाउंड बन जाएगा, यानी कि इसमें अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म होंगे। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है हेल-वोलार्ड-जेलेंस्की रिएक्शन, आपको इतना बस ध्यान रखना है, एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड लेना है रेड फॉस्फोरस की प्रेजेंस में। ये रिएक्ट करेगा किसके साथ? हैलोजन के साथ। हैलोजन की फॉर्म में आपको क्या लेना है बेटा? Cl और Br लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन एटम का रिप्लेस होगा किससे? हेलो एटम से, ठीक है। ये आपकी हेल-वोलार्ड-जेलेंस्की रिएक्शन हो गई। इसके बाद में देखिए, ठीक है, तो अब देखिए आगे अपना जो क्वेश्चन है वो है वाई फॉर्मेल्डिहाइड कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय रोजेन-मुंड रिडक्शन, कि आप फॉर्मेल्डिहाइड को रोजेन-मुंड रिडक्शन से प्रिपेयर कैसे नहीं कर पाते हो। तो बेटा देखिए रोजेन-मुंड रिडक्शन क्या होती है, पहले आपको वो समझना है। रोजेन-मुंड रिएक्शन में आपको क्या लेना होता है? एसाइल क्लोराइड लेना होता है, और एसाइल क्लोराइड को आपका मतलब एसाइल क्लोराइड का रिडक्शन करना होता है आपको किसकी प्रेजेंस में? PDBaSO4 की प्रेजेंस में, ठीक है। जिससे कि आपको क्या मिलेगा? यहाँ पे आपको मिलता है एल्डिहाइड, और प्लस में क्या मिलता है? HCl आपको मिलता है, ठीक है। तो फॉर्मेल्डिहाइड बनाने के लिए अपने को क्या लेना होगा? अपने को लेना होगा फॉर्मिल क्लोराइड, ठीक है। लेकिन आपको याद रखना है कि फॉर्मिल क्लोराइड है वो रूम टेम्परेचर पर स्टेबल नहीं होता है, ये अनस्टेबल होता है, जिससे कि ये क्या होगा? इसका डिकम्पोजिशन हो जाएगा। तो आपको ये बताना है कि रोजेन-मुंड रिडक्शन में एसाइल क्लोराइड क्या करता है? उसका रिडक्शन होता है PDBaSO4 की प्रेजेंस में, जिससे हमें एल्डिहाइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलता है। लेकिन यहाँ पे अगर हमें फॉर्मेल्डिहाइड बनाना हो तो हमें लेना होगा फॉर्मिल क्लोराइड, जो कि रूम टेम्परेचर पर अनस्टेबल होता है, इसलिए हम इससे HCHO यानी कि फॉर्मेल्डिहाइड को ऑब्टेन नहीं कर पाते हैं, ठीक है। इसके बाद में है एक्सप्लेन स्मिथ रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ केमिकल इक्वेशन। आपको स्मिथ रिएक्शन को एक्सप्लेन करना है। स्मिथ रिएक्शन क्या होती है कि यहाँ आपको क्या लेना होगा बेटा? देखिए आपको लेना है यहाँ कार्बोक्सिलिक एसिड, और कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन करवानी है आपको हाइड्रोजोइक एसिड के साथ। किसके साथ? हाइड्रोजोइक एसिड के साथ। और प्रेजेंस लेना है आपको किसकी? कॉन्सेंट्रेट H2SO4 की, ठीक है। तो अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि कॉन्सेंट्रेट H2SO4 क्या होता है बेटा? एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है। लेकिन आपको यहाँ पे डिहाइड्रेशन, देखो आपको क्या करना है, हर जगह डिहाइड्रेशन हो या ना हो वो आप देख लेंगे सिचुएशन के अकॉर्डिंग। यहां आपको ध्यान में रखना है स्मिथ रिएक्शन में 1 डिग्री अमीन बनेगी। क्या बनेगी? 1 डिग्री अमीन। तो आप एक बार यहाँ पे प्रोडक्ट बना दीजिए RNH2, ठीक है। आप यहां से अब देखो एक N यहाँ यूज हो गया, यहाँ दो नाइट्रोजन एटम बच गए, तो वो निकल जाएंगे किसकी फॉर्म में? N2 की फॉर्म में। साथ में आपका क्या डिकार्बोक्सिलेशन यहाँ पे होगा, CO2 गैस यहाँ पे बाहर निकल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ स्मिथ रिएक्शन क्या है? व्हेन कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट विथ हाइड्रोजोइक एसिड इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 देन 1 डिग्री अमीन formed is known as स्मिथ रिएक्शन, ठीक है। ये आपकी स्मिथ रिएक्शन है, और नेम रिएक्शन तो आपको पूरी याद कर ही लेनी है, ठीक है। इसके बाद में क्या है कि राइट द केमिकल इक्वेशन ऑफ रिएक्शन टेकिंग प्लेस ऑन द एनोड इन द प्रोसेस ऑफ कोरोजन। जब कोरोजन की प्रोसेस होती है तो एनोड पर कौन सी केमिकल रिएक्शन होती है बेटा? एनोड पर आप सबको पता है ऑक्सीडेशन होता है, यानी कि आयरन का क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन हो जाएगा। इट मींस यहाँ पे आयरन है वो क्या किस में कन्वर्ट होगी? वो Fe2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। तो कोरोजन में एनोड पर क्या होगा? आयरन कन्वर्ट हो जाएगी Fe2 प्लस में। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, क्योंकि आप सबको पता है बेटा एनोड पे क्या होता है? ऑक्सीडेशन, ठीक है। उसके बाद में क्या है? इफ द वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल फॉर जिंक इलेक्ट्रोड इज -0.76 वोल्ट देन कैलकुलेट इट्स स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। बेटा आपको मैंने क्लास में बताया था कि स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल और स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू सेम होती है, बस केवल किसका अंतर होता है? साइन का अंतर होता है। किसका अंतर होता है? साइन का। अब अपने को क्या दे रखा है? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू दे रखी है -0.76, और हमसे पूछ रहा है स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो आपको क्या लिखना है? E0
मतलब यहाँ पे मैं OXI लिख देती हूँ, है ना, ऑक्सीडेशन, ये क्या हो गया अपना ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो गया, इक्वल्स टू माइनस ई नॉट RED कर देती हूँ, ठीक है। अब रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू अपने पास कितनी दे रखी है, माइनस 0.76, तो यहाँ पे ई नॉट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू क्या आ गई, प्लस 0.76 वोल्ट, ठीक है। तो आपको केवल डायरेक्टली भी आप कर सकते हो यहाँ पे, हाँ, और अगर भाई बिल्कुल तरीके से आपको लिखना है तो आप ये लिखेंगे कि ई नॉट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इक्वल्स टू माइनस ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है, फिर वैल्यू पुट कर देना तो वैल्यू आपकी यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। इस तरीके से आपको करना है। आगे देखिए, द कंडक्टिविटी ऑफ 0.010 mkcl solution is 0.00141 Siemens centimeter inverse at 298 Kelvin. Calculate its molar conductivity. आपको क्या निकालनी है, मोलर कंडक्टिविटी। आपको क्या क्या गिवन है, सबसे पहले आपको गिवन लिखना है। गिवन, सबसे पहले गिवन में आपको दे रखा है कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है। कॉन्सेंट्रेशन कितनी दे रखी है बेटा, कॉन्सेंट्रेशन कितनी दे रखी है आपको, कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है यहाँ पे 0.010, ठीक है, m। चलो ये बात हो गई। उसके बाद में आपको क्या दे रखी है, कंडक्टिविटी, ठीक है, यानी कि आपको दे रखा है कप्पा की वैल्यू। किसकी वैल्यू दे रखी है, कप्पा की वैल्यू दे रखी है 0.00141 सीमेन सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है। ये वैल्यू अपने को गिवन है। अपने को क्या निकालनी है बेटा, अपने को निकालनी है मोलर कंडक्टिविटी। इट मींस आपको लेमडा m यहाँ पे कैलकुलेट करनी है। तो ये मैंने आपको क्लास में बताया था कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, कप्पा इनटू में क्या आएगा बेटा, 1000 अपॉन में क्या आ जाएगा आपका m। m क्या है, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन है, ठीक है। तो कप्पा की वैल्यू आप यहाँ इस फॉर्मूले में पुट कर देना बेटा, 0.00141, ठीक है, इंटू 1000 अपॉन में कॉन्सेंट्रेशन कितनी दे रखी है बेटा, 0.010, ठीक है, 010, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखो कप्पा की वैल्यू क्या थी, आपको तो केवल यूनिट पे जाना है। यूनिट देखिए एक बार, यूनिट क्या दे रखी थी, सीमेन सेंटीमीटर इनवर्स। अब कॉन्सेंट्रेशन मोल पर लीटर होता है, ठीक है, मोल पर लीटर में होता है। आप इस चीज को ध्यान रखेंगे, मोल पर लीटर। 1 लीटर इक्वल्स टू सेंटीमीटर क्यूब। 1 लीटर इक्वल्स टू क्या होता है, सेंटीमीटर क्यूब होता है, ठीक है। अगर आप इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये तो क्या बनेगा बेटा, ये तो क्या बनेगा, मोल इनवर्स। और ये यहाँ पे ऊपर वैसे ही गया हुआ है, सेंटीमीटर क्यूब गया, तो सेंटीमीटर इनवर्स क्या हो जाएगा, इससे कैंसिल हो गया। यहाँ क्या बच गया, सेंटीमीटर स्क्वायर बच गया। तो आपके पास यहाँ पे यूनिट क्या बचेगी, सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। और इसको आप सॉल्व कर लोगे तो लेमडा m की क्या आ जाएगी बेटा, वैल्यू आ जाएगी। आप इस तरीके से पुट करेंगे और फिर आप क्या निकाल लेंगे, यहाँ पे अपना आंसर निकाल लेंगे, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि अगर आपको कंडक्टिविटी और कॉन्सेंट्रेशन दे रखी हो और लेमडा m काउंट करवाए तो आपको कौन सा फॉर्मूला लगाना है, कप्पा इंटू 1000 अपॉन में m। और m क्या है, कॉन्सेंट्रेशन, और कॉन्सेंट्रेशन का हम किस में इंडिकेट करते हैं बेटा, मोल पर लीटर में इंडिकेट करते हैं। तो आपको यूनिट आपकी एग्जैक्ट मिल जाएगी, ठीक है। इसके बाद में देखिए आप, अब देखो थोड़ी देर पहले एनोड वाली रिएक्शन आई थी, अब क्या आ रही है कि राइट द केमिकल इक्वेशन ऑफ रिएक्शन टेकिंग प्लेस ऑन द कैथोड इन द प्रोसेस ऑफ कोरोजन। कोरोजन में कैथोड पे जो केमिकल इक्वेशन होती है वो कौन सी होती है, तो उसका उल्टा लिखना है। कैथोड पे क्या होगा बेटा, कैथोड पे क्या होगा, 4H प्लस प्लस 4 इलेक्ट्रॉन प्लस O2, ठीक है, ये रिएक्शन होगी और यहाँ पे क्या बन जाएगा, 2H2O, ठीक है। ये क्या है, कोरोजन की कैथोड पे होने वाली केमिकल इक्वेशन है, ठीक है। उसके बाद में क्या है, देखो सेम क्वेश्चन आ रहा है यहाँ पे कि मैग्नीशियम इलेक्ट्रोड है, उसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कितना है, -2.3 वोल्ट है। और अपने को क्या लिखना है, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिखना है। तो उल्टा कर दो बेटा, क्योंकि अभी अपन ने क्या लिखा था, ई नॉट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इक्वल्स टू माइनस ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल। आपको
फॉर्मूला लिखना होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे नंबर क्या होते हैं, डिवाइडेड होते हैं बेटा, ठीक है। कि आप ये सोचो कि हाँ मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, नहीं, ऐसा नहीं होना है आपको। फिर उसके बाद में ई नॉट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, माइनस और माइनस 2.37 वोल्ट इक्वल्स टू कितना आ जाएगा बेटा, प्लस 2.37 वोल्ट। फिर चाहे आप एक्सप्लेन करके इसको लिख सकते हो, है ना। उसके बाद में क्या है, द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टिविटी सेल फिल्ड विथ 0.1 एम KCl सॉल्यूशन is 100 ohm at 298 Kelvin. Calculate the cell constant given that conductivity of KCl solution is 0.0129 सीमेन सेंटीमीटर इनवर्स। ये अपने से कैलकुलेट करवाना चाह रहा है सेल कांस्टेंट, ठीक है। वैसे तो सेल कांस्टेंट G स्टार इक्वल्स टू क्या होता है बेटा, L अपॉन में A होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ अपने को क्या गिवन है वो देखो, अपने को गिवन है कंडक्टिविटी यानी कि कप्पा, और साथ में अपने को रेजिस्टेंस दे रखा है। इसने क्या दे रखा है, रेजिस्टेंस। तो बेटा जब रेजिस्टेंस दे रखा हो और कंडक्टिविटी दे रखी हो तो G स्टार इक्वल्स टू K इंटू में R, K इंटू में R कर देना है, यानी कि कंडक्टिविटी और रेजिस्टेंस को क्या कर दोगे आप, मल्टीप्लाई कर दोगे, तो आपका क्या आ जाएगा बेटा, सेल कांस्टेंट आ जाएगा। तो देखिए आपकी कंडक्टिविटी, इसमें कंडक्टिविटी तो कितनी दे रखी है, 0.0129, ठीक है, सीमेन सेंटीमीटर इनवर्स, सीमेन सेंटीमीटर इनवर्स इसकी यूनिट, इनटू इनटू क्या दे रखा है, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस कितना दे रखा है, 100 ओम दे रखा है, तो इनटू मैंने यहाँ पे 100 ओम लिख दिया, ठीक है। अब बताइए आंसर कितना आएगा, आप 100 से आप इसको मल्टीप्लाई कर रहे हो तो यहाँ पे आ जाएगा 1.29, 1.29। अब यहाँ देखिए आप, क्या इसकी यूनिट क्या बन जाएगी बेटा, देखेंगे, देखें आप, जी स्टार की यूनिट आप क्या निकाल रहे हैं यहाँ पे, ओम, 100 ओम। तो देखिए आप यहाँ पे लिख देंगे सीमेन सेंटीमीटर इनवर्स ओम, इसकी क्या आ जाएगी, यूनिट आ जाएगी, ठीक है। इसके बाद में देखिए आप, ये कह रहा है कि ड्रॉ ए ग्राफ बिटवीन log a अपॉन a माइनस एक्स एंड t फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। आपको log a अपॉन में a माइनस एक्स और t के बीच में क्या खींचना है, ग्राफ खींचना है, किसके लिए, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। तो बेटा याद रखना log a अपॉन में a माइनस एक्स और t के बीच में जब आप ग्राफ खींचते हो तो आपको ओरिजिन पॉइंट से जाती हुई एक स्ट्रेट लाइन आपको यहाँ पे मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी, स्ट्रेट लाइन यहाँ पे आपको मिल जाएगी, ठीक है। उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन क्या है, फॉर द रिएक्शन CH3CHO कन्वर्ट हो रहा है CH4 प्लस CO में, और इसकी रेट दे रखी है K, ठीक है, K जो कि डिपेंड है किस पर, CH3CO की कॉन्सेंट्रेशन की पावर 3/2 पर। राइट द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर द अबव रिएक्शन। इसकी जो डिग्री आपको रेट लो में क्या दे रखा है, R, कॉन्सेंट्रेशन है CH3CHO की पावर कितनी आ रही है, 3/2। तो इसकी ऑर्डर क्या होगी बेटा, इसकी ऑर्डर होगी पावर जितनी होगी वो उसकी ऑर्डर होगी, ये उसकी ऑर्डर आ गई। अब ये क्या कह रहा है कि यहाँ पे पूछ रहा है रेट कांस्टेंट की, आपको क्या पूछ रहा है, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। तो बेटा रेट कांस्टेंट देखो, आपको मैंने पहले भी बताया था, K इक्वल्स टू क्या होता है, मोल अपॉन में लीटर की पावर क्या होती है, 1 माइनस n, और n की जगह मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगी, 3/2 टाइम इनवर्स। तो अब इसकी यूनिट आ जाएगी कितनी, यहाँ पे आएगा 1/3/2 का मतलब क्या होता है, 1.5। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, मोल माइनस हाफ, यहाँ पे कितना आएगा बेटा, लीटर पे हाफ, ठीक है, और साथ में क्या आ जाएगा, सेकंड इनवर्स में यहाँ लिख रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी यूनिट ये आ जाएगी, मोल माइनस हाफ, लीटर की हाफ और सेकंड इनवर्स, ठीक है, ये इसकी क्या आ जाएगी, यूनिट आ जाएगी। अब इसके बाद में क्या दे रखा है, देखिए द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज 0.02 मोल लीटर इनवर्स and value of rate constant is 2 into 10 to the power minus 3 mole liter inverse second inverse, then calculate its half life। अपने से t हाफ निकलवा रहा है, कौन सी रिएक्शन के लिए, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए t हाफ क्या होता है बेटा, t हाफ इक्वल्स टू होता है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन अपॉन में 2k,
ये हाफ लाइफ होती है किसके लिए, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। और अपने से क्या कैलकुलेट करवाना चाह रहा है, एंड दे रखा है इसने, कैलकुलेट इट्स हाफ लाइफ। ठीक है, तो टी हाफ, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कितनी गिवन है बेटा, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन गिवन है 0.02 अपॉन 2 इंटू क्या दे रखा है बेटा आपको, के की वैल्यू 2 इंटू 10⁻³ आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगी, हाफ लाइफ आपको मिल जाएगी। तो इसके लिए आपको क्या याद रखना है, टी हाफ का फॉर्मूला, जो कि क्या है, टी हाफ इक्वल्स टू इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन में 2K। ठीक है, आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, आप इसको सॉल्व करेंगे आपको आपका आंसर मिल जाएगा। इसके बाद में देखिए, इसके बाद में आ रहा है, अभी थोड़ी देर पहले अपन ने ग्राफ देखा है किस किस के बीच में, log a अपॉन में a माइनस एक्स और t के बीच में, तो ओरिजिन पॉइंट से जाती हुई स्ट्रेट लाइन अपने को मिल रही है। ठीक है, यहां अब अपन ग्राफ खींचेंगे किसके बीच में बेटा, यहां अपने को ग्राफ खींचना है log a माइनस एक्स और t के बीच में। log a माइनस एक्स और t के बीच में जब आप ग्राफ खींचेंगे तो आपको y इक्वल्स टू माइनस एम एक्स प्लस सी के अकॉर्डिंग स्ट्रेट लाइन मिलेगी। ठीक है, जिसमें क्या होगा कि आपको इस तरीके की नीचे की ओर आती हुई स्ट्रेट लाइन मिलेगी। ठीक है, जिसका स्लोप क्या होगा, माइनस के अपॉन में 2.303, और जिसका इंटरसेप्ट क्या होगा, इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा इसका, log a हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, log a हो जाएगा। ठीक है, ये आपको यहाँ पे ग्राफ मिलेगा। इसके बाद में क्या है, फॉर द रिएक्शन N2O5 जो कि कन्वर्ट हो रहा है 4NO2 प्लस O2 में, रेट लो इज, इसका रेट लो दे रखा है R इक्वल्स टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2O5 की पावर 1। और मैंने आपको बता रखा है कि रेट लो में जो पावर है उनका सम या फिर जो दी गई है वही आपकी रिएक्शन की क्या होगी, ऑर्डर होगी। तो ये कौन सी ऑर्डर की रिएक्शन हो गई, फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन हो गई। ऑर्डर इस रिएक्शन का क्या हो गया बेटा, फर्स्ट ऑर्डर हो गया, ये फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है। उसके बाद में ये क्या पूछ रहा है, राइट द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर द अबव रिएक्शन। और आप सबको पता है कि फर्स्ट ऑर्डर के लिए सेकंड इनवर्स होती है। ठीक है, सेकंड इनवर्स इसकी क्या होती है, यूनिट होती है। इसके बाद में क्या है, the initial concentration of reactant for zero order reaction is 0.2 mole liter inverse and its half life is 10 seconds, then calculate the rate constant for the reaction। ये किसके लिए है, जीरो ऑर्डर के लिए। अभी जस्ट मैंने आपको बताया था टी हाफ इक्वल्स टू क्या है, आर नोट अपॉन में 2K, आर नोट अपॉन में 2K। अब आपको यहाँ पे हाफ लाइफ की वैल्यू दे रखी है 10 सेकेंड, ये 10 लिख देती हूँ मैं, सेकेंड बाद में अपन यूनिट में ले लेंगे। 10 सेकेंड है इक्वल्स टू इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कितनी है बेटा, 0.2 मोल है, और अपॉन में 2K, के अपने को निकालना है तो यहाँ पे आ जाएगा 0.2 अपॉन में 2 इंटू 10। आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगी, आपकी के की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो आप यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, रेट कांस्टेंट को इस फॉर्मूले में पुट करके निकाल सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में है, ये अपने सिलेबस में नहीं है, जिप्सम नहीं है, उसके बाद में नोबल गैसेज भी नहीं, ये पूरा पोर्शन ही अपने, और ये वाला भी अपने कोर्स में नहीं है। ठीक है, इसके बाद में है, अपने को लिखना है स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ एलिल क्लोराइड। एलिल क्लोराइड का फॉर्मूला होता है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2Cl। ये आपका एलिल क्लोराइड है, और ये मैंने आपको एल्किल हैलाइड वाले चैप्टर में बताया था जब मैंने आपको sp3 हाइब्रिडाइजेशन वाले एल्किल हैलाइड पढ़ाए थे। यहाँ पे भी ये एल्किल हैलाइड कौन सा है, sp3 कार्बन से जुड़ा हुआ एल्किल हैलाइड में ही आता है। तो ये आपके एलिल क्लोराइड का क्या है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है। इसके बाद में क्या है, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टुवर्ड्स SN1 रिएक्शन। मैंने आपको बता रखा है SN1 रिएक्शन के लिए एल्किल हैलाइड की जो रिएक्टिविटी ऑर्डर है वो 3 डिग्री एल्किल हैलाइड, उसके बाद में 2 डिग्री एल्किल हैलाइड, उसके बाद में 1 डिग्री एल्किल हैलाइड, और सबसे लास्ट में आपका क्या आता है, मेथिल हैलाइड आता है।
ठीक है, तो यहाँ आप देख लीजिए ये SN1 रिएक्शन के लिए बता रहा है। तो सबसे पहले तो नंबर 1 पे तो ये आ जाएगा आपका 3 डिग्री एल्किल हैलाइड, फिर उसके बाद में आएगा आपका ये वाला 2 डिग्री एल्किल हैलाइड, और फिर ये आ जाएगा आपका 1 डिग्री एल्किल हैलाइड। ठीक है, तो यहाँ क्योंकि SN1 रिएक्शन में जो एल्किल हैलाइड की रिएक्टिविटी डिपेंड करती है आपके कार्बोकेटाइन के स्टेबलाइजेशन पर, तो यहाँ पे 3 डिग्री से आपको 3 डिग्री कार्बोकेटाइन मिलेगा जो कि ज़्यादा स्टेबल होता है, 2 डिग्री एल्किल हैलाइड से आपको 2 डिग्री कार्बोकेटाइन मिलेगा, और 1 डिग्री एल्किल हैलाइड से केवल आपको 1 डिग्री कार्बोकेटाइन मिलेगा, जिसकी स्टेबिलिटी क्या होती है, कम होती है। लेकिन आपको इतना मतलब डीप में नहीं जाना है, आपको बता देना है कि इनका ऑर्डर क्या होगा। ठीक है, उसके बाद में क्या है, एक्सप्लेन फिटिंग रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ केमिकल इक्वेशन। आपके देखो एक तो आती है वुड्स रिएक्शन, एक आती है फिटिंग रिएक्शन, एक आती है वुड्स फिटिंग रिएक्शन। तो वुड्स रिएक्शन में तो क्या होता है कि आपको दोनों एलिफेटिक दोनों एलिफेटिक एल्किल हैलाइड लेने होते हैं और उनको आपको रिएक्ट कराना होता है सोडियम के साथ इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तब आपके बनते हैं क्या, एल्केन बनते हैं। दूसरी होती है कि आपने एक तो लिया एल्किल हैलाइड, ठीक है, और सोडियम मेटल आप यहाँ पे ले लेंगे, 2 मोल में लेना होता है। ठीक है, और यहाँ पे +2 NaX निकल जाता है। ठीक है, आप यहाँ पे भी वही एल्किल हैलाइड लेंगे, सोडियम मेटल लेंगे, प्लस में आप यहाँ पे क्या ले लेंगे, एरिल हैलाइड ले लेंगे। यहाँ पे भी आपको क्या लेना होता है, ड्राई ईथर लेना होता है। तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पे, आपको यहाँ पे मिलेगा AR से जुड़ जाएगा आपका R, इसको बोलते हैं वुड्स फिटिंग रिएक्शन। ठीक है, और एक आती है आपकी फिटिंग रिएक्शन, जिसमें आपको क्या करना होता है, दोनों ही क्या लेने होते हैं, एरिल हैलाइड लेने होते हैं। दोनों ही क्या लेने होते हैं, एरिल हैलाइड लेने होते हैं, किसकी प्रेजेंस में, वही आपकी ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। तो यहाँ पे क्या बनेगा आपका AR, यानी कि बाईफिनाइल यहाँ पे बन जाता है। बाईफिनाइल यहाँ पे आपको मिल जाएगा। AR की जगह अपन क्या ले लेंगे, C6H5, क्या बन जाएगा बेटा, बाईफिनाइल। तो ये तीनों रिएक्शन आपको याद रखनी है। वुड्स रिएक्शन में 2 एल्किल हैलाइड की रिएक्शन करवानी है सोडियम मेटल के साथ इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो आपको एल्केन मिलेंगे। फिटिंग रिएक्शन में आपको एरिल हैलाइड की रिएक्शन करवानी है किसके साथ, सोडियम मेटल के साथ इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो आपको बाईफेनिल मिलेगा। और उसके बाद में वुड्स फिटिंग में क्या करना है, एक आपको एल्किल हैलाइड लेना है, एक आपको एरिल हैलाइड लेना है इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम मेटल और ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, तो आपको क्या मिल जाएगा, बाईफेनिल मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आपकी क्या थी, फिटिंग रिएक्शन थी। इसके बाद में क्या है, वाइनिल क्लोराइड का जो विनाइल क्लोराइड है उसका आपको स्ट्रक्चरल फॉर्मूला लिखना है। विनाइल क्लोराइड का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला होगा CH2 डबल बॉन्ड CHCl। यहाँ आपने देखा कि जो आपका हेलो एटम है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से जुड़ा हुआ है। ये मैंने आपको किस में बताया था, sp2 एल्किल हैलाइड में बताया था, है ना। ठीक है, इसके बाद में ये क्या कह रहा है, SN2 रिएक्शन के लिए एल्किल हैलाइड का रिएक्टिविटी ऑर्डर उल्टा कर दो। SN1 से उल्टा करोगे तो सबसे ज्यादा रिएक्टिंग पावर किसकी होगी, मिथाइल हैलाइड की, फिर उसके बाद में 1 डिग्री एल्किल हैलाइड की, फिर उसके बाद में 2 डिग्री एल्किल हैलाइड की, और सबसे लीस्ट रिएक्टिव होगा आपका 3 डिग्री एल्किल हैलाइड। ठीक है, तो यहाँ देख लीजिए, यहाँ पे ऑर्डर क्या होगा, सबसे पहले ये रिएक्टिव होगा, फिर ये होगा, और सबसे कम रिएक्टिव कौन होगा, आपका 3 डिग्री एल्किल हैलाइड। SN2 के लिए तो आपका 1 डिग्री ज्यादा रिएक्टिव होगा, और SN1 के लिए आपका 3 डिग्री ज्यादा रिएक्टिव होगा। उसके बाद में है सेंडमेयर रिएक्शन को आपको एक्सप्लेन करना है। सेंडमेयर रिएक्शन क्या है, होती है बेटा, बेंजीन डाईएजोनियम, बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड आप लेते हो, बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड आप लेते हो, एक सॉल्ट है ये। ठीक है, अगर इसकी रिएक्शन आप किसके साथ करवाते हो, देखो मैं आपको बता देती हूँ, एक Cu2Cl2 की प्रेजेंस में HCl के साथ, है ना, तब तो आपको मिलेगा क्या, क्लोरोबेंजीन। क्या मिलेगा बेटा, क्लोरोबेंजीन, प्लस में क्या आ जाएगा आपका HCl प्लस N2। ठीक है, यहाँ पे अगर इसकी रिएक्शन मैं किससे करवा दूं, Cu2Br2 के साथ करवा दूं HBr की प्रेजेंस में, तब आपको मिलेगा क्या, ब्रोमोबेंजीन। तब आपको क्या मिल जाएगा बेटा, ब्रोमोबेंजीन आपको मिल जाएगा। ठीक है, क्या बाहर निकलेगा, वही HCl प्लस में N2। और अगर मैं यहाँ पे क्या ले लूं, अगर मैं यहाँ पे Cu2CN होल ट्वाइस ले लूं, ठीक है, और यहाँ HCN ले लें,
तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगी बेटा, साइनोबेंजीन मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी, साइनोबेंजीन मिल जाएगी। और साथ में क्या रिमूव होगा, वही HCl, और प्लस में आपका क्या बाहर निकल जाएगा, N2 बाहर निकल जाएगा। तो ये जो रिएक्शन बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन हम किसके साथ कर रहे हैं, कॉपर फर्स्ट के सॉल्ट के साथ करवाते हैं, तो हमें क्या मिलता है बेटा, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन या फिर साइनोबेंजीन। ये रिएक्शन कौन सी है, आपकी सेंड मेयर रिएक्शन है। एक चीज नोट कर लेना कि अगर मैं यहाँ पे ये Cu2Cl2 क्या लिखा हुआ है, अगर इसमें मैं Cu2Cl2, Cu2Br2 या फिर Cu2Cn होल ट्वाइस की जगह क्या यूज कर लूं, मैं यहाँ पे कॉपर पाउडर यूज कर लूं। क्या यूज कर लूं, कॉपर पाउडर यूज कर लूं, तो इस रिएक्शन का नाम चेंज हो जाएगा। अब ये रिएक्शन हो जाएगी गाटरमान रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन हो जाएगी, गाटरमान रिएक्शन। एक तो आपके गाटरमान रिएक्शन है, एक गाटरमान कोच रिएक्शन है, वो अलग है। गाटरमान कोच में आपको मिलेगा बेंजील्डिहाइड, ठीक है। यहां मैं सेंडमेयर रिएक्शन की बात कर रही हूं कि अगर सेंडमेयर रिएक्शन में Cu2Cl2, Cu2Br2, Cu2Cn2 की जगह मैं क्या ले लूं, कॉपर पाउडर ले लूं, तो क्या मिलेगा आपको, यहां पे इस रिएक्शन का नाम हो जाएगा गाटरमान रिएक्शन, ठीक है। इसके बाद में है बेंजिल क्लोराइड का आपको फॉर्मूला लिखना है। बेंजिल क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, याद रखो, बेंजीन रिंग पर अगर आप CH2 जोड़ के रखते हो तो ये बेंजाइल होता है, यानी कि इसको बेंजिल कहते हैं। अब बेंजिल क्लोराइड यानी कि आप इसके Cl और जोड़ दो बस। बेंजीन रिंग पर CH2 होता है, उसको आप बेंजाइल बोलते हो, ठीक है। ये बेंजाइल हो गया। अब आपसे कह रहा है बेंजाइल क्लोराइड, तो Cl ही जोड़ना है CH2 के आगे, ये बेंजाइल क्लोराइड का क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया। इसके बाद में ये क्या कह रहा है कि arrange the following compounds in increasing order of reactivity towards nucleophilic substitution reaction. nucleophilic substitution reaction में बेटा सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है आपका बेंजिल क्लोराइड। ऐसा क्यों, क्योंकि जब आप इसका आयोनाइजेशन करोगे ना तो आपको मिलेगा बेंजिल कार्बोकेटाइन, जो कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के थ्रू क्या होता है, स्टेबल होता है, ठीक है। उसके बाद में आएगा, पहला नंबर तो ये होगा, दूसरा नंबर होगा आपका इथाइल क्लोराइड, CH3CH2Cl, 1 डिग्री एल्किल हैलाइड है। और सबसे कम रिएक्टिव होगा आपका कौन बेटा, क्लोरोबेंजीन। कौन होगा, क्लोरोबेंजीन। क्यों, ऐसा क्यों, क्योंकि क्लोरोबेंजीन बेंजीन रिंग के उस कार्बन से जुड़ा हुआ है जिसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। यहाँ पे इस वाले बॉन्ड में, यहाँ ये वाला जो बॉन्ड है उसमें डबल बॉन्ड के कैरेक्टर आ जाते हैं, जिससे कि यहाँ पे Cl माइनस की फॉर्म में बाहर नहीं निकल पाता है, ठीक है। और फिर भाई अगर मैं इसका आयोनाइजेशन करूं, सुनना मेरी बात, अगर मैं इसका आयोनाइजेशन करूं तो पहले तो ये Cl बाहर ही नहीं निकल पाता है, क्योंकि बॉन्ड लेंथ कम होने के कारण यहाँ पे क्या है कि ये इसका आयोनाइजेशन नहीं हो पाता है। और अगर बाय द वे मान लो कि इसका आयोनाइजेशन हो गया, तो यहाँ पे जो ये एरेनियम कैटाइन बनता है ये अनस्टेबल होता है, ये स्टेबल नहीं हो पाता है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। इसके बाद में क्या है, एक्सप्लेन फिंकेलस्टाइन रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ केमिकल इक्वेशन। फिंकेलस्टाइन रिएक्शन बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, फिंकेलस्टाइन रिएक्शन। इसमें क्या होता है बेटा, इसमें एल्किल हैलाइड आप लेते हो, किसके साथ रिएक्शन करवाते हो, सोडियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन करवाते हो, किसकी प्रेजेंस में, एसीटोन की प्रेजेंस में। ये लिखा हुआ आएगा बेटा RX + NaI, ठीक है। और यहाँ पे लिखा हुआ जाएगा एसीटोन, ठीक है। आइडेंटिफाई द रिएक्शन, तो आपको बताना है ये फिंकेलस्टाइन रिएक्शन है। फिंकेलस्टाइन रिएक्शन में एक एल्किल हैलाइड को आप कन्वर्ट करते हो एल्काइल आयोडाइड में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, अब X = आप क्या ले सकते हो बेटा, Cl या फिर Br ले सकते हो। तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, Ri प्लस में NaX। तो एल्किल आयोडाइड बनाने के लिए ये फिंकेलस्टाइन रिएक्शन है। जब भी नेम रिएक्शन आए आपको पहले उसकी वर्डिंग्स लिखनी होगी, तो आप क्या लिखेंगे, व्हेन एल्किल हैलाइड रिएक्ट विद सोडियम आयोडाइड इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन देन एल्किल आयोडाइड इज फॉर्म्ड, दिस रिएक्शन इज नोन एज फिंकेलस्टाइन रिएक्शन। और फिर उसकी आप क्या दे दोगे, केमिकल रिएक्शन दे दोगे, है ना। और केमिकल रिएक्शन लिखो तो बेटा क्या बन रहा है उसका नाम जरूर लिखना है, जैसे कि ये क्या बना है आपका आयोडो एल्केन, तो आप यहाँ जरूर लिखेंगे। और किसकी रिएक्शन करवा रहे हो उसका नाम लिखेंगे। बाकी अगर आपको नहीं आता है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रिएक्टेंट क्या है, प्रोडक्ट क्या है, उसका नाम लिखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो आज के PYQ यहाँ पे ही कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट पेपर हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।